Can you all see the recording button on your screen, top left? Okay. यस सर। और मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। रेनू अग्रवाल बोल रही हूँ। हाँ रेनू जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हम शुरू करते हैं अभी। हेलो जी सर। नमस्कार। जो मैम ने पीपीटी जो दिखाई बताया चलो समझो है ना। तो हमारा यही हुआ और पूरा करके भैया हमको और डिमांड को सेल पहले पीपीटी चाहिए कि जब मेरा उनके सब को एक सेकंड, मुझे दोबारा शेयर करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी। हाँ जी, शुरू करते हैं हम गणेश जी का नाम लेकर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओके जी सर। थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रो मैं आपको दूंगा। वारावीर स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस का मैं डायरेक्टर हूं और वारावीर स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री के अंदर रजिस्टर्ड है विद अ नंबर DL03E00111805। ये मेरे नंबर दिए हुए हैं दोनों। कोई भी इंक्वायरी हो, कोर्स कंटेंट के बारे में जानना हो, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे यहाँ फोन कर सकते हो। इसके अलावा इंजीनियर संजय गौड़ जी हैं, वो भी मेरे पार्टनर हैं, उनका नंबर भी दिया हुआ है। और learnastrovastu@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। आप इस पे भी ईमेल डाल के कोई भी इंक्वायरी हमसे ले सकते हो। एक जो मेरा कंट्रोल स्क्रीन है क्या वो भी ओवरलैप कर रहा है? जहां से मैं लोगों को अलाउ कर रहा हूँ, क्या वो भी आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि वो मुझे टॉप पे रखना पड़ रहा है, बार बार वो भी पार्टिसिपेंट आ रहा है ना, उस मुझे अलाउ करना पड़ रहा है। ठीक है ना। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जो मेरा वो जो स्क्रीन है कंट्रोल पैनल वो ओवरलैप ना हो रहा हो। ओके, सो नहीं हो रहा सर। इट इज नॉट ओवरलैपिंग, देन इट इज ग्रेट। ओके यस सर। पीछे से साउंड काफी आ रहा है सर आज। मैं अभी सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। आई एम पुटिंग एवरीबॉडी ऑन म्यूट। हम सब लोग थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन रखेंगे क्योंकि मैं यहाँ सबको कंपल्सरली रेस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आई वांट माय सेशन टू बी इंटरेक्टिव। तो मैं सब लोगों को कंपल्सरी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ कि कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना हाथ उठा सकते हैं। जैसे ही आप लोग हाथ उठाएंगे एप्रोप्रिएट टाइम पे आई विल टेक द क्वेश्चन, और जब मेरा डेमो पूरा हो जाएगा उसके बाद तो मैं क्वेश्चन सबसे लूंगा ही लूंगा। ओके, तो लेट मी प्रोसीड। गुड इवनिंग। वारामिली स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस हम लोग किन किन फील्ड्स के अंदर हैं? हम लोग एजुकेशन के अंदर हैं। आजकल कोविड वगैरह के चक्कर में ऑफ लोग स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर सेफ्टी, और ये ठीक भी है। तो आजकल हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, दे आर गेटिंग वेरी पॉपुलर। ओके, स्पेशली हमारा जो वास्तु शास्त्र का कोर्स है, एस्ट्रो वास्तु, इंडस्ट्रियल कमर्शियल वास्तु और 45 देवताज और केपी एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजें मैं स्वयं पढ़ाता हूँ।
इसके अलावा वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये मैं और मेरी टीम मिलकर पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। देन न्यूमरोलॉजी, संदीप बजाज जी जो इंडिया के एस नंबर 1 न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो पढ़ाते हैं। इसके अलावा टैरो कार्ड रीडिंग की क्लासेस होती हैं, क्रिस्टल हीलिंग की क्लास होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। टाइम टू टाइम मैं स्पेशल सब्जेक्ट पे भी क्लास लेता हूं। जैसे अभी मैंने मैरिज मेकिंग के ऊपर एक सेशन लिया था, वो लोगों को बहुत पसंद आया था, जिसमें अष्टकूट मिलान के बारे में बताया था। एंड नॉट ओनली दैट, बियॉन्ड अष्टकूट मिलान, क्योंकि अष्टकूट मिलान करने के बाद भी शादियां टूट जाती हैं, डाइवोर्स होते हैं। ओके, तो वो कोर्स लोगों में बहुत पॉपुलर हुआ था। अब उसी की डिमांड पे लोगों की डिमांड है कि रिलेशनशिप, आजकल जो रिलेशनशिप होती है, किसी की लिव इन है, किसी के अलग अलग तरीके, शादियों का मतलब ही बदल चुका है। उसके अलावा प्रोजिनी है, ठीक है, डाइवोर्स है, इस तरह की चीजों के ऊपर भी मेरा एक सेशन अभी होने वाला है। तो बहुत टाइम टू टाइम हम अलग अलग तरीके की वेबिनार करते रहते हैं। एडवांस केपी की होती है, बहुत कुछ होता है। 4 स्टेप थ्योरी के ऊपर मैं करता हूँ। तो काफी हम लोग टाइम टू टाइम छोटे छोटे वर्कशॉप भी करते हैं और फुल टाइम कोर्सेज भी चलते हैं। ओके, इसके अलावा वी आर इन कंसल्टेंसी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में। इसके अलावा जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, बिकॉज I have a background of software engineering and I have acquired knowledge in Vedic Vastu, pyramidology, dowsing, मॉडर्न वास्तु। तो अपनी बैकग्राउंड प्लस अपनी जो नॉलेज वास्तु में गेन की है, उसका लेके मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वास्तु टेक के नाम से। मेरी टीम है जिनके साथ मैंने ये डेवलप कराया, दे आर ऑल IIT से पढ़े हुए हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं एट द हाईएस्ट लेवल, जिन्होंने वर्ल्ड की टॉप फॉर्चून 500 कंपनीज के अकाउंट हैंडल किए हुए हैं। उन लोगों ने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, मैंने कोऑर्डिनेट किया है, और ये इस मंथ एंड में लॉन्च हो जाएगा, या लेटेस्ट बाई फर्स्ट वीक और द मिड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अभी वास्तु के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, सारा काम मैनुअली करना पड़ता है, डिजाइनिंग करनी पड़ती है, 8, 16, 32 की ग्रिड बनानी पड़ती है। वैदिक के अंदर एकाशति पद होता है जिसको 9x9 की ग्रिड कहते हैं। फिर ब्रह्म स्थान निकालना होता है, ब्रह्म नाभि निकालनी होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैनुअली करनी पड़ती थी। मैनुअली करने में टाइम खराब होता है, कोई गलती होती है तो उसको दोबारा करने में एफर्ट भी ज्यादा लगता है। और अगर या फिर उनको ऑटोकैड इंजीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। उससे क्या होता है कि उनकी डिपेंडेंसी ऑटोकैड इंजीनियर वाले पे हो जाती है, एफर्ट भी लगते हैं, टाइम भी खराब होता है। अगेन एंड अगेन दे हैव टू गो बैक टू द ऑटोकैड इंजीनियर, ही चार्जेस हेवीली, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। हमारा जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो सारा एंड टू एंड स्टार्टिंग, बस जो हाउस का बिल्डिंग का मैप लोड करना है और डायरेक्शन बतानी है। उसके बाद उसका ब्रह्म स्थान, ब्रह्म नाभि, एवरीथिंग विल बी डन बाय वास्तु टेक। ये वास्तु टेक के ऊपर तो मैं बहुत बड़ा बोल सकता हूँ, 2 घंटे ऑन एंड ऑन, पर आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। अभी मैंने आपको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दिया है। ओके, सो आई विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा जो वास्तु का कोर्स शुरू हो रहा है, इसका नाम है मेगा वास्तु। इट इज स्टार्टिंग ऑन 17th of this month only. क्लासेस विल बी ऑन सैटरडे एंड संडेज इवनिंग टाइम। शाम को यही टाइम होगा जिस टाइम हमने आज डेमो रखा है, मतलब 7:30 से 8:30 बजे तक टाइम रहेगा इसका। फीस इसकी बहुत कम रखी है, 11,660 रुपये। पहले ये कोर्स काफी 25,000 करीब हम लेते थे। नाउ वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू 11,660, क्योंकि जूम में है, और दूसरा हम ये चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा वास्तु सीखें। So this I have told you, course is starting on 17th October. There will be at least 17 session. It goes to 20 or 21 also. Deliverables are certificate, जो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो that certificate will be bearing that number. Then you students will get the PDF file of the entire Mega Vastu.
they will get the video recording of each session. Suppose somebody misses some session for some one reason or the other and later they want to hear it, तो उनके पास वो रिकॉर्डिंग रहेगी। ये रिकॉर्डिंग 3 महीने तक रहती है, क्योंकि उसके बाद और यूट्यूब से उसको हटाना पड़ता है। पर ये कोर्स करने के बाद 3 महीने तक वो रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, आप उसको सुन के अपना कुछ इफ समथिंग इज मिस्ड यू कैन हियर इट। कोई क्वेरी है तो आप बाद में भी मेरे से पता कर सकते हो। फीस एज आई टोल्ड यू 11,660। वाई मेगा वास्तु? बाजार में तो बहुत सारे कोर्स हैं, मेगा वास्तु के अंदर ऐसी क्या खास बात हो गई? मेगा वास्तु में जो कोर्स लोग करके आते हैं, आजकल क्या है कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इंडिया के एक पार्ट में महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहां पर या मेजर पार्ट ऑफ द इंडिया वैदिक वास्तु पे लोग काम करते हैं। ठीक है, वैदिक वास्तु जो कि आज से 2000 साल पहले लिखा गया था और सन 1000 तक राजा भोज, विश्वकर्मा, प्रकाश, इस तरह की जो बुक्स आई थी। उसके बाद तो इन्वेजन हो गया हमारे कंट्री के ऊपर। ठीक है, तो 800 के बाद तो हम लोग एक तरीके से स्लेव बन गए थे। पहले एक फिर 600 साल गुलाम रहे, फिर 200 साल रहे, तो वहां पे हमें नहीं जाना है। तो क्या हुआ, पुराना जो है हमारा पुराणों में, और उसके बाद जो हमारी क्लासिक्स हैं, मनसार है, मायामत है, विश्वकर्मा, प्रकाश है, सम्रांगण, सूत्रधार है, वो ही हमारे कह सकते हो कि बाइबल या बेस है वास्तु का। आजकल क्या हुआ, लोगों ने उसको छोड़ दिया। हमारी ही बुक्स सम्रांगण से और विश्वकर्मा से, प्रकाश से, मनसार से चीजें निकल के चाइना पहुंच गई। चाइना वालों ने उसका कुछ फेंग शुई करके अपनी कंट्री के हिसाब से थोड़ा उसको चेंज करके भेज दिया। नाउ हम लोग उसका एक पोर्शन लेके आजकल लोग करा देते हैं, जिसको कहते हैं मॉडर्न वास्तु। ओके, नाम मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो उनका ट्रेड नेम है, पर आप लोग सब समझ सकते हो मॉडर्न वास्तु क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या है, देयर आर डिफरेंट कोर्स एंड वास्तु कॉन्सेप्ट फ्लोटिंग अराउंड इन एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। स्टूडेंट जो कोर्स करने जाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट तो वैदिक वास्तु का कोर्स करा देते हैं, कुछ स्टूडेंट आजकल मॉडर्न वास्तु चल रहा है, उसकी 1.5 2 2.5 लाख रुपए की फीस लोग पे करते हैं, और उसके बाद वो वास्तु के नाम पे एलिमेंट बैलेंसिंग करना सिखाते हैं। ओके, एलिमेंट बैलेंसिंग वास्तु में होता है, पर उससे पहले वास्तु करना जरूरी है, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। खाली एलिमेंट बैलेंसिंग करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, इसके बारे में भी आपको भी डिटेल बताऊंगा। देयर इज अनादर स्कूल ऑफ थॉट, वो कहते हैं पिरामिडोलॉजी, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। जब तक एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे पिरामिड से, जब तक कुछ नहीं होगा। तो वो एक स्कूल ऑफ थॉट है। दे डोंट डू वास्तु बाय वैदिक, दे डोंट डू वास्तु बाय मॉडर्न वास्तु, दे ट्रीट द वास्तु और रेक्टिफाई द वास्तु दोष यूजिंग द पिरामिडोलॉजी। ओके, देन देयर इज फेंग शुई। सो 4 तरह के स्कूल ऑफ थॉट है, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट को कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलती, कंप्लीट रेमेडीज नहीं मिलती। तो वैदिक वास्तु क्या है, वैदिक वास्तु वालों का जो मेन फोकस होता है, वो बिल्डिंग की शेप्स भी देखते हैं कि बिल्डिंग की शेप्स रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, स्टार की शेप में है, ट्रायंगल की शेप में है, तो हर शेप कुछ ना कुछ कहती है। ओके, उसके बाद मर्म स्थान निकाले जाते हैं। मर्म स्थान का मतलब ये है कि जो वास्तु पुरुष हर बिल्डिंग के अंदर वास करते हैं, उनके जो, जिसको हम कहते हैं कि जिनको वास्तु पुरुष के नाजुक अंग हैं, वहां पर अगर पिलर है, नेल्स हैं, इफ दैट पार्ट इज हर्ट, तो नेटिव का जो वही पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो वैदिक के अंदर वास्तु पद विन्यास कहते हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ग्रिडिंग। इसमें 9x9 की ग्रिड में डिवाइड किया जाता है। बिल्डिंग का ब्रह्म स्थान निकाला जाता है, ब्रह्म नाभि निकाल जाती है, मतलब ब्रह्म वास्तु पुरुष है, उसका नेवल कहाँ पर पड़ रहा है, बिल्कुल टू द पॉइंट वो कैलकुलेट किया जाता है। बिल्डिंग का डिवीजन भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगर बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, उसको 9x9 से डिवाइड करेंगे। टाउनशिप है तो 8x8 की ग्रिड बनती है। ओके, इवन अगर टेम्पल है, पैलेस बन रहा है, तो अलग तरह की ग्रिडिंग होती है। तो एकदम डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है और इसमें 100% रिजल्ट्स आते हैं। और
वैदिक के अनुसार फिर जो रेमेडीज करी जाती हैं, दे आर डन यूजिंग मंत्रास, यंत्रास, जेम्स, ओके, तंत्र यूज करते हैं। तंत्र की भी दो साइड होती हैं, एक सात्विक, ठीक है, इसमें सात्विक वाला हम यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट भी यूज करते हैं पर उसको दिशाओं के मुकाबले कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, तो पहले दिशा फिक्स करी जाती है, उसके बाद एलिमेंट करा जाता है। दैट इज द अप्रोच ऑफ वैदिक। और वैदिक के अंदर देयर इज अ वन वेरी फेमस सेइंग, दिशा बदलोगे तो दशा बदलेगी। मतलब हमने अगर किसी बिल्डिंग की दिशाओं को ठीक कर दिया, उस बिल्डिंग में कोई दिशा दोष अगर है, उसको अगर हम ठीक कर देंगे तो उस जातक की, उस बिल्डिंग के ओनर की दशा बदल जाएगी। मतलब उसको उसकी जो सदा, वो अगर परेशान होगा, किसी बुरे टाइम से गुजर रहा होगा, तो उसकी अवस्था में सुधार आएगा। ओके, नाउ देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट, जो कि आजकल जो स्टूडेंट हैं, जो अधिकतर एजुकेशन लेते हैं वास्तु के अंदर, और वो देयर आर सम वेरी कॉस्टली कोर्स रनिंग बाय सम जेंटलमैन इन दिल्ली एंड अराउंड, दे चार्ज वेरी एक्सॉर्बिटेंट प्राइस। उसमें क्या होता है, दे गिव प्राइम फोकस ऑन बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, 5 एलिमेंट होते हैं जो आपने शायद नाम भी सुने होंगे, जिसको हम बोलते हैं जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है और आकाश है। ये 5 तत्व ये एक निश्चित मात्रा में हर बिल्डिंग में होते हैं, हमारी बॉडी में भी होते हैं। ये मैं अभी आपको डिटेल थोड़ा सा बताऊंगा भी। तो उनको बैलेंसिंग करनी होती है। ओके, दे गिव वेरी लेस इंपॉर्टेंस टू द शेप ऑफ द बिल्डिंग। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव किधर है, जैसे वैदिक के अंदर ये भी देखा जाता है कि जो प्लॉट है उसका झुकाव नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, साउथ वेस्ट से शुड बी हैवी। ठीक है, इसके अंदर इंक्लिनेशन, प्लॉट की शेप क्या है, डायरेक्शन है क्या है, और सबसे खास बात है कि मर्म स्थान, जिसमें हमें देखते हैं कि वास्तु पुरुष के कौन से अंग, कौन से फ्रेजाइल या नाजुक अंग उनके पीड़ित हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो क्या होता है, और इसके अंदर ग्रिड भी, चाहे बिल्डिंग हो, 1-2 फ्लैट की बिल्डिंग हो, चाहे पूरी टाउनशिप बन रही हो, 8, 16, 32 की ग्रिड में ही डिवाइड किया जाता है। ओके, और इसकी जो रेमेडीज हैं वो भी एलिमेंट की बैलेंसिंग के हिसाब से ही हैं। और एलिमेंट की बैलेंसिंग कैसे करते हैं, कलर से, मेटल से और शेप से। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम लोग एलिमेंट बैलेंसिंग जरूरी है, दैट आई डोंट डिनाई, पर हम जस्ट एलिमेंट बैलेंसिंग कर देंगे, हरी पीली पट्टी लगा देंगे, मेटल से बैरिकेड कर देंगे, तो कुछ नहीं होने वाला जब तक कि हम दिशाओं को ठीक नहीं करेंगे। जब तक जो दिशाएं हैं, दिशा से संबंधित ग्रह हैं, उनकी रेमेडी नहीं करेंगे, जब तक इफेक्ट पूरे नहीं आते हैं। फिर क्या होता है, कुछ लोग आपने सुना होगा आजकल पिरामिड पे फोकस होते हैं। पिरामिड भी बहुत जरूरी है, वैदिक भी एसेंशियल है, मॉडर्न भी एसेंशियल है, और पिरामिडोलॉजी भी एसेंशियल है। ये क्यों एसेंशियल है, देर आर सम पिक्यूलियर केसेस जिसपे ना वैदिक वास्तु काम करती है, ना उसके ऊपर मॉडर्न वास्तु काम करती है। जैसे कि अगर एक बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है, अब वो बन चुकी है तो बन चुकी है, अब आप उसे ब्रेक तो कर नहीं सकते। ओके, और उनका जो बेसमेंट है साउथ वेस्ट में बन गया, साउथ वेस्ट में अगर बेसमेंट बन गया, अभी मैंने एक जगह विजिट किया था, एक स्कूल में, उनको काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो साउथ वेस्ट में मैंने देखा उनका बेसमेंट बना हुआ था 6 स्टेप नीचे जाके, और वहां पूरी पेंट्री बनी हुई थी। तो साउथ वेस्ट पूरी तरह से पीड़ित था। एक तो वहां पे पेंट्री बन गई, दूसरा वहां पर बेसमेंट बन गया। अब ऐसे में ना तो मॉडर्न वास्तु चलेगा, उसकी रेमेडी तो करनी है, बिल्डिंग तो बन चुकी है, तो वहां उस केसेस में सिर्फ पिरामिड लगा के ही वहां की एनर्जी को बूस्ट अप किया जा सकता है। उसको वैदिक वास्तु से और मॉडर्न वास्तु से करने में वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो पिरामिडोलॉजी से आते हैं। तो क्या मतलब हुआ,
वास्तु, आपसे कोई वास्तु कराएगा उसको इस बात से मतलब थोड़ी है कि आप मॉडर्न वास्तु से करके आए हो, वैदिक वास्तु से करके आए हो, पिरामिडोलॉजी आपने उससे बयाना लिया हुआ है, आपने कहा कि चलो मैं आपसे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी फीस है लेता हूँ, अब मैं आपका वास्तु करूंगा, और हम खाली उसका आधा पोर्शन, हमारी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। पर हमारे पास अगर कंप्लीट नॉलेज होगी, वी नो कि ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पिरामिड काम करेंगे, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर मैं कलर थेरेपी कर देता हूँ, मेटल से कंट्रोल करूँ, ये है यहाँ पे दिशा में कट है, ये दिशा एक्सटेंडेड है, यहाँ पे मैं प्लैनेट को बैलेंस करूँ, तो कंप्लीट रिजल्ट आते हैं। तो होता क्या है पिरामिडोलॉजी, पिरामिडोलॉजी क्या करती है, ये पॉजिटिव एनर्जी को 100 टाइम्स बूस्ट अप कर देती है। नाउ अब क्योंकि साइंस का जमाना है, कुछ जगह इस तरह के भी पिरामिड बनने लगे हैं जो 1008 गुना पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देते हैं, और जहां पर नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है, जैसे टॉयलेट है किसी का नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बन गया, ओके, या साउथ उसका वेस्ट एक्सटेंडेड है, वहां से नेगेटिव एनर्जी आ रही है विच इज नॉट गुड, ओके, तो क्या करेंगे, वहां पे एक वर्चुअल वॉल बनानी पड़ती है। वर्चुअल वॉल हम पिरामिड के द्वारा बना सकते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी को बिल्डिंग के अंदर आने से रोकता है। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द पिरामिडोलॉजी, ओके। तो होता क्या है, स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह भागता है, क्योंकि मुझे भी शुरू में परेशानी हुई थी, मैंने पहले एक अपने गुरु थे वैदिक वास्तु पढ़ा, फिर मुझे पता लगा कि वैदिक वास्तु बहुत अच्छा है, बट आई कैन अचीव ओनली 60% रिजल्ट, आई हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, देन आई हैड टू डू सम मॉडर्न वास्तु थिंग्स, एलिमेंट बैलेंसिंग, फेंग शुई मुझे सीखना पड़ा, ओके। देन आई रियलाइज कि बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसी है जो इतना मैंने पढ़ लिया उसके बाद भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देन आई हैड टू गो इन डिटेल इन द पिरामिडोलॉजी आल्सो, एंड देन आई फाउंड देयर वर सम पिक्यूलियर केस, वहां पे पिरामिड ही लगेंगे, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट को जगह जगह भागना पड़ता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ, कोई स्टूडेंट है मॉडर्न वास्तु पढ़ के आया है, अब उसको पता ही नहीं है कि पद विन्यास क्या होते हैं 9x9, उसको पता नहीं है मर्म स्थान क्या होते हैं, ठीक है, आयादी षडवर्ग उसको पता नहीं है। वैदिक के अंदर प्लॉट की विड्थ और लेंथ देख के ही आप बता सकते हो कि ये वाला प्लॉट नेटिव को हेल्थ के लिए, मनी वाइज और इसके बच्चों के लिए सुख में रहेगा या नहीं रहेगा, ओके। सच इज द पावर ऑफ आयादी षडवर्ग, ओके। शायदी षडवर्ग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, आयादी षडवर्ग के ऊपर 10 दिन की क्लासेस अलग से हो सकती हैं, ओके, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द वैदिक। मॉडर्न वास्तु से पढ़ के आएंगे तो कुछ पता ही नहीं है कि भाई इस प्लॉट है, इसकी लेंथ 40 फीट है, इसकी डेप्थ अगर 60 फीट है, तो हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट good or bad to the native, okay, so these are the shortcomings। मतलब ये है कि हर स्कूल ऑफ थॉट के कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस हैं, बट व्हेन वी गो टू द क्लाइंट और हम उसका वास्तु करते हैं, देन वी हैव टू गिव द सॉल्यूशन एंड वी हैव टू सी द प्रॉब्लम इन टोटलिटी। वी कैन नॉट ट्रीट द प्रॉब्लम इन आइसोलेशन कि बस मुझे तो पिरामिडोलॉजी आता है पिरामिड से कर दूं, ओके, वो भी काम नहीं करेगा। एलिमेंट बैलेंसिंग करके आओगे तो भी काम नहीं चलेगा। अभी मेरे बहुत बिल्डर हैं, बहुत बड़े जानने वाले हैं मेरे, उनसे कुछ रिलेशंस भी हैं। अभी आपको पता है कि कितनी स्ट्रिक्टनेस चल रही है, तो उन्होंने भी कुछ टाउनशिप बनाई थी एंड ही डिड समथिंग रॉन्ग, ओके, उसके नाम वारंट कट गए। उसने वास्तु कराया, इंदिरापुरम का वो बिल्डर है, उसने कम से कम 20 या 25 लाख रुपए वास्तु के अंदर लगाए, मॉडर्न वास्तु के अंदर। उसके कहीं पे ब्रास की वो लगा दिया, मतलब पूरा उसका मॉडर्न वास्तु के से वास्तु हो गया। स्टिल दैट वास्तु रेक्टिफिकेशन कुड नॉट प्रिवेंट दैट बिल्डर गोइंग टू द जेल, ओके। तो क्या हुआ, मैंने जाके उसका देखा, उसकी जो प्रॉब्लम थी, इतने सारे उसके दिशा दोष भरे हुए थे, वो तो बिल्डिंग को देख के ही पता लग रहा था कि ये नेटिव को सूट नहीं करेगा, ओके। तो दीज आर द प्रॉब्लम जो मैंने प्रैक्टिकली रियलाइज की, और इसको देखते हुए आई डिजाइन दिस कोर्स विच इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन द बेस्ट ऑफ ऑल द स्कूल ऑफ थॉट्स, ओके। और इस कोर्स करने के बाद एडवांटेज क्या है, जो भी स्टूडेंट है वो सीधा 100% प्रोफेशनल होके निकलता है, बिकॉज
he is equipped with all the remedies. He knows about the Vedic, he knows about the modern, he knows about the pyramidology, and some of the best remedies I have also selected from the Feng Shui. फेंग शुई की भी रेमेडी बहुत जगह पे बहुत खास काम करती हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ छोटा सा। मेरे एक जानने वाले गाजियाबाद में उनकी काफी इंडस्ट्रीज है। उनका एक बार मेरे पास फोन आया कि उनकी फैक्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है, जरा एक बार कभी गाजियाबाद आते हो जरा देखना मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं उनके ऑफिस में पहुंचता हूं तो देखता हूं कि उनकी जो सीट है अपनी पूरी उन्होंने एक बीम के नीचे डाली हुई है। मैंने उनसे बोला भाई या बीम के नीचे तो अब चलेगी नहीं सीट, आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ही सेड कि मैं यहाँ से अपनी सीट तो बदल सकता है, तुम्हें जो रेमेडी करनी है तुम कर दो, बिकॉज यहाँ से मुझे पूरा ऑफिस दिखाई देता है और मुझे तो यहीं पे बैठना है। अब यहाँ बैठे बैठे आपको जो करना है आप कर दो। ओके, तो मैं उनको समझाने की कोशिश की, पर एक लिमिट से ज्यादा अगर समझाओ तो थिंग्स गेट्स बैकफायर्ड। ओके, तो मुझे लगा कि ठीक है यहीं बैठना चाहते हैं, तो मैंने उनकी रेमेडी करी। अब बीम के नीचे बैठने के लिए कोई रेमेडी अगर मैं देखूं पिरामिडोलॉजी में या दूसरी चीजों में तो इतनी इफेक्टिव नहीं मिलती। देयर इज वन सिंपल रेमेडी, व्हाट आई डिड, फ्लूट होती है, फ्लूट को 45 डिग्रीज में रेड रिबन में करके बीम के हैंग कर देते हैं। तो क्या होता है, बीम का काम क्या है, बीम टेक्स प्रेशर, क्योंकि जो लैंड छत होती है उसका पूरा का पूरा जो फोर्स होता है वो पूरा बीम बियर करती है। ओके, तो सेम नेगेटिव एनर्जी जो है वो नीचे जो भी बैठेगा उसमें पास हो जाती है। तो जो भी नेटिव बीम के नीचे बैठेगा फॉर लॉन्गर आवर्स, चाहे ऑफिस है या उसका बेडरूम है, तो वो क्या बोलेगा, ही विल स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस्ड। ओके, बहुत अंडर प्रेशर आ जाएगा, बीपी की बीमारी भी हो सकती है अगर वो इंट्रोवर्ट है, और इंट्रोवर्ट नहीं है तो वो बहुत ज्यादा फिर एंगर के रूप में अपनी ऊर्जा को बाहर निकालेगा। तो 40 डेज बाद आई वेंट देयर, उनके जो जनरल मैनेजर वगैरह थे वो ऑफिस में बैठे हुए थे, वो मैं अंदर गया, बोले व्हाट मैजिक यू हैव डन, कि 1.5 महीना हो गया है इनकी आदत एकदम चेंज हो चुकी है, और बिकॉज ऑफ हॉट टेम्पर्ड हम लोगों की शामत आई रहती थी अपने क्लाइंट से, और गवर्नमेंट ऑफिसर से भी ये झगड़ चुके थे, तो इसलिए हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे, और हम वो नाउ वी फील वेरी रिलैक्स्ड। और जो कंपनी के मालिक थे ही वाज आल्सो लुकिंग वेरी हैप्पी। ओके, तो हमको क्या है, हमको देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हमको रेमेडी लगानी है। So what is Mega Vastu? It is made up of best practices taken from traditional Vedic Vastu, best practices from modern Vastu, best practices from pyramidology, and best practices from Feng Shui. And not only the best practices, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी रेमेडी है, कहाँ पर क्या क्या करा जाए कि विदाउट डिमोलिशन रेक्टिफिकेशन हो जाए। ओके, तो ये हमारा एक पूरा मेगा वास्तु का कोर्स है जो हमने डिजाइन किया है। व्हाट वी बिलीव इन मेगा वास्तु इज, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ मेगा वास्तु। सबसे पहले तो बिल्डिंग पे देखना चाहिए, जो हम अपने स्टूडेंट को बताते हैं, इसको मैं 5 हेलो थोड़ा म्यूट रखिए अपने को। तो हम अपने सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्शंस क्या होती हैं। जैसे 8 तरह की डायरेक्शन होती हैं। फिर जो बिल्डिंग है या प्लॉट है उसकी शेप कैसी है, ट्रायंगुलर है, सर्कल है, स्टार शेप में है, इरेगुलर शेप में है, उसमें कौन सी दिशाओं में कट है, कौन सी दिशाओं में बढ़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो ये एनालाइज किया जाएगा। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि प्लॉट की क्ले क्या है, प्लॉट की मिट्टी की भी 18 तरह की क्वालिटीज होती हैं, और वहाँ की एनर्जी भी चेक करी जाती है कि प्लॉट में जाके आप कैसा फील कर रहे हो। ये सारा का सारा स्टेप 1 पे देखा जाएगा, जिसको हम कहेंगे पिलर नंबर 1। जब तक हम इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे जब तक आगे बढ़ने से कोई बेकार है। तो वाट मॉडर्न वास्तु में लोग क्या करते हैं, दे स्ट्रेट अवे स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 2, सीधा का सीधा एनर्जी बैलेंसिंग कर रहे हो। जब दिशा ही नहीं बदली, कट का इलाज नहीं किया, एक्सटेंशन का इलाज नहीं किया, शेप का इलाज नहीं किया, तो कोई ये रेमेडी काम करने वाली नहीं है। कितने भी पैसे लगा लो, कितने भी फैंसी कलर कर दो, कुछ नहीं होने वाला।
हाँ, अगर हमने स्टेप 1 पूरा फॉलो करा है, डायरेक्शन का हमने पूरा ट्रीटमेंट कर दिया है, शेप में जो भी इरेगुलर शेप्स हैं उनको हमने वी हैव टेकन केयर ऑफ, ओके। और उसके हमने जो भी यंत्र लगाने हैं, मंत्र लगाना है, तंत्र लगाना है, व्हाटएवर, जेम्स थेरेपी करनी है, क्रिस्टल थेरेपी करनी है, वो करने के बाद देन इफ वी डू स्टेप नंबर 2 देन इट विल गिव आई कैन से 80% रिजल्ट। वाई 80%? क्योंकि अभी स्टेप नंबर 3 और 4 बाकी है, ओके। तो फर्स्ट वी डू रेक्टिफिकेशन of directions, understand their shape, cuts, extension, etc. Then we do analyze creation and creation, साइकिल ऑफ क्रिएशन जो होती है एलिमेंट की, और ये साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है, और साइकिल ऑफ बैलेंस, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा तत्व ज्यादा हो रहा है, कौन सा तत्व कम है, तो वो भी एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए, उसकी बैलेंसिंग होती है। फिर नंबर 3 पे देखना जरूरी है कि जो घर का मुख्य द्वार है वो कहाँ पर पड़ रहा है। द्वार की पोजीशन अगर ठीक नहीं करी, बाकी स्टेप 1 और 2 कर दिया, तो भी रिजल्ट हमारे नहीं आएंगे। तो 32 लोकेशन हमको आइडेंटिफाई करती है आउट ऑफ द 32 ग्रिड। हमारा जो मेन गेट है वो कौन से ग्रिड में पड़ रहा है, ओके। वो भी मैं आपको आज थोड़ा सा बताऊंगा, 1 घंटे में बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, पर मैं हल्का हल्का सा आपको तो ब्रीफ आपको इंट्रोड्यूस करूंगा हर पिलर से। उसके बाद 16 जोन होते हैं। एवरी बिल्डिंग कैन बी डिवाइडेड, अपने को देखो प्लीज, अपने को थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन रखो, अपने को सब लोग म्यूट रखिए, ठीक है। मैं अगर बार बार म्यूट करता हूं तो मेरा फ्लो खराब होता है, ओके। तो ये 16 जोन में बिल्डिंग को डिवाइड करके देखा जाता है। कुछ एक्टिविटी हैं, आपने देखा होगा कि किसी बिल्डिंग में आप जाते हो, एक बिल्डिंग में आपको बहुत अच्छी नींद आती है, अपने घर में आप किसी कोने में सोते हो तो रात को नींद नहीं आती, 2-3 बार टूटती है, एक कोने में यू वन फील्स डिप्रेस। आपने देखा होगा, आपने बच्चों को पढ़ने का कमरा दिया है, वो बच्चा वहां पढ़ता ही नहीं है, वो अपना कुछ और जगह, पता लगा ड्राइंग रूम में जाके पढ़ रहा है, ओके। तो घर के अंदर जो 16 जोन में डिवाइड करते हैं, वो 16 जोन में हर जोन की एक खास एनर्जी होती है, जो कि नेचर की एनर्जी है, उसको भी हम समझेंगे। अगर हमारी एक्टिविटी उस नेचर की एनर्जी के हार्मोनियस है, दे आर इन सिंक, तो अच्छी वाइब्स आती हैं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर हम ऐसे फील्ड में बैठे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जो वहां की नेचुरल एनर्जी के अगेंस्ट है, एट्रीब्यूट के, तो उस काम के अंदर ऑब्स्टेकल आते हैं। तो ये हम 16 जोन में आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा काम कहाँ पर हो रहा है। जैसे कि किचन कहाँ पर है, टॉयलेट कहाँ पर है, मास्टर बेडरूम कहाँ पर है, फैमिली लॉन्च कहाँ पर है। फिर ऑब्जेक्ट भी देखते हैं कि वॉशिंग मशीन कहाँ रखी है, बार काउंटर है घर में तो वो कहाँ रखा है, जिम कहाँ पे बनाया हुआ है, ड्राइंग रूम कहाँ पर बना हुआ है। ये सारी एक्टिविटी हम देखते हैं, सारे ऑब्जेक्ट। घर के अंदर अगर निडल भी लेके आते हो, छोटी सी निडल लाके 16 जोन में कहीं रखोगे, उसका भी इम्पैक्ट आता है। सच इज द पावर ऑफ वास्तु। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से जोन में रखना चाहिए, कहाँ की एनर्जी के लिए वो सिंक है, हार्मोनियस है, कहाँ के लिए वो नेगेटिव है। जब हमने 4 चीज की स्टडी कर ली, डायरेक्शन की स्टडी कर ली, शेप, कट, एक्सटेंशन देख लिया, एनर्जी का मिसबैलेंस देख लिया, 32 गेट की स्टडी कर लिया, 16 जोन की स्टडी कर ली, ओनली आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द रेमेडीज। अब ये रेमेडीज भी आप अगर डिफरेंट स्कूल से करोगे, आई एम नॉट बोस्टिंग, आप सोचोगे कि ये तो अपने स्कूल की बोल रहे हैं, तो आई एम नॉट बोस्टिंग, आई कैन गारंटी यू कहीं पे बहुत ज्यादा रेमेडी पता नहीं लगती हैं। कोर्स करने के बाद भी 1.5-2 साल तक लोग भटकते रहते हैं रेमेडी, क्योंकि ना तो रेमेडी की कोई अच्छी बुक है, ना कहीं कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन है, ओके। दैट टू फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट की, वैदिक की भी हो, पिरामिडोलॉजी की भी हो, फेंग शुई की भी हो, या मॉडर्न वास्तु की भी हो। तो देन वी अप्लाई रेमेडीज। और रेमेडीज भी कौन कौन सी कर सकते हैं? ओके, रेमेडी स्लाइड आई थिंक आई हैव मिस्ड। तो रेमेडी का क्या होगा? रेमेडी यंत्र से की जा सकती है,
मंत्र से की जा सकती है, और तंत्र के भी कुछ आइटम्स होते हैं उनके द्वारा होती है, जेम्स से होती है, क्रिस्टल से होती है, कलर के द्वारा होती है, इवन ट्री के द्वारा होती है, और मेटल के द्वारा होती है, पिरामिड के द्वारा होती है, और मिसलेनियस में दुनिया भर की चीज है, और ट्रेडिशनल है। देयर आर समथिंग विच आर ट्रेडिशनल एंड गिव 100% रिजल्ट। लाइक आपने सुना होगा हॉर्स शू गेट के लिए, ओके। तो इस तरह की ट्रेडिशनल चीजें हैं, वो भी काम करते हैं। तो ये सारा मैं आपको कवर कराएंगे कोर्स के अंदर। अभी मैं थोड़ा सा वास्तु पुरुष के बारे में आपको हल्का सा थोड़ा सा और ब्रीफ करूंगा, और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर के लिए इसको ओपन करूंगा। कोई हमारे वास्तु का जो बैकबोन है, वास्तु की जो रीढ़ की हड्डी है, ये है हमारे वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष की एक माइथोलॉजी की छोटी सी घटना आपको बताना चाहूंगा पहले। देयर वाज अ डेमन कॉल्ड अंधक। अंधक के साथ भगवान शिव का युद्ध हुआ, और जो पहले युद्ध हुए थे एज पर माइथोलॉजी वो हजारों साल तक चला, 1000 साल 5000 साल तक अंधक का और भगवान शिव का युद्ध चला। उसके बाद भगवान शिव जब एक बार थक गए और एक बैठे हुए थे, तो उनके पसीने टपके, ठीक है। मतलब तो वहां से शिव जी का जो युद्ध हुआ था डेमन से हो रहा था, वहां पे जो उनका पसीना टपका, वहां से एक दूसरा डेमन पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया अंधक। जो डेमन पैदा हुआ जिसको कहते हैं बीइंग, द बीइंग विच बोर्न आउट ऑफ द परस्पिरेशन ऑफ द लॉर्ड शिवा, उसका नाम रखा गया अंधक। अंधक जैसे ही पैदा हुआ उसने सबको खाना शुरू कर दिया। देवताओं का और उनका राक्षसों का युद्ध हो रहा था, और उसने पहले तो देवताओं को खाना शुरू करा, फिर वो राक्षसों को भी खाने लगा। शुरू में दानव को लगा कि ये देवता की तरफ से कौन है, फिर देवता को लगा ये दानव की तरफ से आया हुआ है। दे वर कंफ्यूज। उसके हाथ में, जो हमारी बुक्स कहती है कि उसके हाथ में जो कुछ आ गया उसको वो खाता गया। दानव में और देवताओं में जब वो परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको 45 देवता, मतलब कुछ देवता थे कुछ दानव थे, सो देयर वर 45 ग्रुप ऑफ देवताज एंड असुर, जिन्होंने उसको पकड़ा अंधक को और ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, ये क्यों सबको खा रहे हो, मार रहे हो लोगों को। अंधक बोला, प्रभु इसमें मेरा कोई क्या दोष है, आपने मुझे बनाया ही ऐसा है, मुझे भूख लगती है, जब मुझे भूख लगती है तो मैं रुक नहीं सकता, जो सामने आता है मैं खाता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज से ये जिस लैंड में भी रहेंगे, ये उसको लेके गए थे हेड डाउन पोजीशन में। कैन यू सी दिस फिगर? ये वास्तु पुरुष है, इसको हेड डाउन पोजीशन में लेके गए थे। 45 देवताओं ने उसको होल्ड किया हुआ था। आप देख सकते हो ये 45 देवताओं के और दानव के नाम लिखे हुए हैं, जैसे शिखी, पर्जन्य, जयंत, महेंद्र, रवि, सत्या। ये इसमें दानव भी हैं और देवता भी है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से सबने पकड़ा हुआ है, ओके। दिति, अदिति, बीच में ब्रह्मा जी स्वयं। तो ये 45 देवता और राक्षस जब ले गए थे, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि हर बिल्डिंग जो भी आज से बनेगी उसके अंदर वास्तु पुरुष चंद्रघट प्रतिबिंब के रूप में निवास करेंगे। चंद्रघट प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे चंद्रमा का इमेज बनती है, चंद्रमा का प्रतिबिंब। आप चाहे एक छोटे से बाउल में पानी भर के चांद की तरफ देखो तो चंद्रमा पूरा दिखाई देगा। आप नदी में देखो तो भी चंद्रमा दिखाई देगा, किसी पॉन्ड में देखो तो भी चंद्रमा पूरा दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे ही वास्तु पुरुष चाहे 100 गज का प्लॉट हो, चाहे 10 गज का हो, चाहे 50,000 का हो, गज का हो, या राजमहल हो, उसके अंदर पूरे के पूरे वास्तु पुरुष समा जाते हैं। इनकी जो हेड है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहती है। इनके जो पैर हैं फोल्डेड, दे ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द साउथ वेस्ट। फोल्डेड हैंड, फोल्डेड लेग, लेफ्ट वाला हमेशा नॉर्थ वेस्ट रहता है, और फोल्डेड राइट हैंड, फोल्डेड राइट लेग इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट, ओके। तो ये 45 एनर्जी है। और माइथोलॉजिक, अब आज के टाइम में जो बिल्डिंग बनेगी वहां पे फिजिकली वास्तु पुरुष तो आपको दिखेंगे नहीं,
यहाँ पे 45 देवता आपको दिखाई देंगे। ये आज भी बिल्डिंग के अंदर जब डिगिंग शुरू होती है और जब प्लिंथ एरिया पे बिल्डिंग आ जाती है तो ये एनर्जी फील्ड उस बिल्डिंग में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। उस बिल्डिंग के मध्य में ब्रह्मा नाम की एनर्जी पैदा हो जाती है, एनर्जी फील्ड। नॉर्थ ईस्ट में शिखी नाम की एनर्जी पैदा हो जाती है। तो हर बिल्डिंग के अंदर ये 45 एनर्जी फील्ड होते हैं। तो पूरा का पूरा बिल्डिंग का जो, जिसे हम कहते, आप सोचते हो कि मैं एक जगह जाता हूं तो डिप्रेस फील करता हूं, एक जगह अच्छी नींद आती है, तो वहां का जो एनर्जी फील्ड है वो हर नेटिव के सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो जैसे कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ये ऐसा जोन है जो मंथन का है और एंजाइटी का है। जहां पर कोई भी नेटिव जाएगा तो उसके दिमाग में धुंध चलना शुरू हो जाएगा। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में कोई भी नेटिव जाएगा तो ही विल स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड, क्योंकि वहां की जो एनर्जी है पाप यक्षमा नाम की और सोश नाम की और रुद्रा नाम की एनर्जी है, वो इट मेक्स द वाटर फ्लो। भगवान शिव भी रुद्र कब कहलाए थे? जब भगीरथ की नदी लेके, गंगा नदी भगीरथ की जब वो जमीन पे लेकर आए थे उसके बाद वो रुद्र कहलाए। ओके, तो रुद्र वाली एनर्जी का काम है, इट मेक्स द वाटर फ्लो। इफ पर्सन विल स्टैंड देयर फॉर सम टाइम और से some longer hour से 1 hour or 2 hour, he will start remembering some old insult, जो कभी पुरानी इसकी इंसल्ट हुई होगी, किसी ने उसको धोखा दिया होगा, उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। he will start feeling bad, he will start weeping, और रोने के थ्रू उसके आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पहले महलों में कोप भवन होते थे। आपने अभी रामायण देखी थी कि दशरथ की जो रानी थी कैकेयी, वो कोप भवन में चली गई तो दशरथ समझ गए थे कि कोप भवन में बैठे हैं तो आज रानी नाराज हैं। ओके, तो वो कोप भवन हमेशा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बनते थे। ओके, वहां की जो एनर्जी है वो रोने की, उसको कहते थे कोप भवन। ओके, और अगर कोई जाके बैठेगा जयंत वाली एनर्जी पे, महेंद्रा वाली एनर्जी पे, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 45 एनर्जी फील्ड हर ह्यूमन बीइंग के अनकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर जाती है। वही अनकॉन्शियस माइंड से विचार हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं और हम जिस एनर्जी के प्रभाव में होते हैं वैसी हमारी सोच हो जाती है। तो ये समझना हमको बहुत जरूरी है, और ये बहुत एडवांस तक ये चलता रहता है। पर ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि पूरा का पूरा वास्तु इसी के ऊपर आधारित है। ओके, अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। मैंने आपको 5 पिलर बताए थे। पहले पे मैंने आपको बताया था फर्स्ट वी शुड ऑब्जर्व व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग, शेप ऑफ द बिल्डिंग, कट्स एंड एक्सटेंशन। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे प्लॉट है ये, कैन यू सी माई कर्सर? मेरा कर्सर दिख रहा है ना सबको? यस सर। अभी आप देखो ये साउथ वेस्ट से बढ़ा हुआ प्लॉट है। अपार्टमेंट भी हो सकता है कि अपार्टमेंट इस शेप में हो कि साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन में उसका कोई भी चीज है, ड्राइंग रूम है या बेडरूम है, एनीथिंग, और उसकी पूरी शेप देखी जाए तो वी फील इट इज नॉट ए स्क्वायर, इट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड द साउथ वेस्ट। ये भी एक्सटेंडेड है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का कोना अगर बिल्डिंग का बड़ा हुआ है, साउथ वेस्ट का जो कोना है वो राहु नाम के प्लैनेट के द्वारा गवर्न होता है। यहाँ पे नैऋति नाम के देवता है। नैऋति जो थे भगवान यमराज के पिता हैं, मतलब पितरों का कोना है। ये पितरों का कोना है, राहु के द्वारा संचालित होता है। ये कोना अगर बड़ा हुआ है तो उस घर के नेटिव हमेशा दुर्घटनाग्रस्त रहेगा। कुछ ना कुछ उसके बिना सोचे की दुर्घटनाएं आए दिन होती रहेंगी। उसकी लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। एक काम अच्छा करेगा उसका दूसरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये पूर्वजों का भी है, नैऋति कोण है, तो संतानों के ऊपर भी असर पड़ता है। ये स्किल का भी एरिया है। तो क्या लिखा है, इसको हमेशा फाइनेंशियल लॉसेस होते रहेंगे, मान अपमान इसका होगा,
हेल्थ इसकी खराब होगी, बार बार एक्सीडेंट होंगे, कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। ओके, एक नौकरी लगेगी छूट जाएगी, लग नहीं पाएगी, फैक्ट्री है वो बंद हो जाएंगी। तो क्या हुआ, अगर हमने पहला इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दिया एंड वी डोंट ट्रीट साउथ वेस्ट, और हम घर जाके एलिमेंट बैलेंस करके आ गए और हमने देख लिया भाई यहाँ पर हरी पट्टी लगा दी, वहां नीली पट्टी लगा दी, कर करा के आ गए, कुछ भी नहीं होने वाला। उस नेटिव की कभी भी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। फर्स्ट वी नीड टू फिक्स द साउथ वेस्ट जोन, then only we can move to step number 2, which is to balance the energies. Okay, ये मैंने आपको छोटा सा आइडिया दिया। सेम वे आप देख रहे हो साउथ ईस्ट इसका कटा हुआ है। अब साउथ ईस्ट का जो कोना है वो शुक्र के द्वारा गवर्न होता है, प्लैनेट वीनस। प्लैनेट वीनस नेटिव को क्या देता है, ये लोगों को पता भी होगा जो ऑकल्ट साइंस के स्टूडेंट है, कोई मुझे बता सकता है? लग्जरी सर। यस यस, बिल्कुल ठीक बोला। अब वीनस है, वीनस का जो जोन है, वीनस की एनर्जी, भाई अगर कोना कटा हुआ है तो देयर इज अ एब्सेंस ऑफ वीनस की एनर्जी। वीनस की एनर्जी नहीं है तो लग्जरी नहीं मिलेगी, कैश नहीं मिलेगा। साउथ ईस्ट अगर कटा हुआ है तो जातक के हाथ में कैश नहीं होगा, कैश क्रंच होगा। मैंने एक का बिल्डिंग देखी और मुझे पता लगा, मेरे साथ थे, बोले ये तो बहुत बड़ा आदमी लग रहा है, मर्सिडीज खड़ी है, 3 स्टोरी बंगला है। मैंने कहा सब कुछ खड़ा हुआ है, ये जो नेटिव है ये कैश क्रंच होगा, ये कर्जे में होगा। बोला हाउ यू कैन से दैट? मैंने बताया साउथ ईस्ट पूरा वो देख के बता रहा था, सो ऑब्जर्व था कि उसका साउथ ईस्ट में मुझे दिख रहा था कि वो एकदम गायब है। ओके, आई केम टू नो, क्योंकि उनके पड़ोस में भी मेरे जानने वाले हैं, ही टोल्ड मी कि ये बहुत इस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस, दिस जेंटलमैन जब से इसने ये बिल्डिंग बनाई है, ही इज गोइंग अंडर द क्राइसिस, सब कुछ इसका लोन पे पड़ा है, गिरवी पे पड़ा हुआ है। ओके, क्योंकि साउथ ईस्ट है, शुक्र के द्वारा गवर्न है। दूसरा शुक्र जो वीनस प्लैनेट है, ये फीमेल से भी रिलेटेड होता है, तो उस घर की जो भी फीमेल होगी वो हमेशा बीमार रहेगी, उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, इट इज गुड फॉर फीमेल्स। मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ जो फीमेल्स हैं कि दे शुड गो एंड स्टैंड इन साउथ ईस्ट फॉर सम टाइम, क्योंकि वहाँ वीनस की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करो। ठीक है, एनर्जी को वी कैन आइडेंटिफाई एंड कॉन्शियसली वी कैन गो देयर। मेरे पास बहुत सी फैमिलीज आती हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है, 2-3 भाई रह रहे हैं, वो आपस में दोनों की बनती नहीं है, उनकी वाइफ है उनकी बनती नहीं है। आई सजेस्टेड देम टू गो एंड कॉन्शियसली सिट फॉर 2 hours इन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मैंने कहा 2 घंटे रोज बैठो, 1 घंटा शाम को बैठ के चाहे टीवी देख लो। क्या कारण है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बैठोगे, वहां सकारात्मक ऊर्जा आती है, नेगेटिविटी कम हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं वहां पे, फिर जो जब फैमिली में 10 लोग होंगे तो अगर आप उसके नेगेटिव पॉइंट ही देखते रहोगे तो डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं ना। वहां पे जब बैठोगे तो लोग एक दूसरे की पॉजिटिविटी देखेंगे, देन दे विल रियलाइज कि चलो ये है तो ये तो अच्छा है, तो पॉजिटिविटी आती है, रिलेशन इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं। सेम वे अगर साउथ ईस्ट में फीमेल गो, अगर खाना भी नहीं बनाते हैं, इवन दे गो देयर एंड स्टैंड सिट्स फॉर सम टाइम, तो इट इज गुड फॉर देम। ओके, तो इस तरीके से हम एनर्जी को एक तरीके से अपने लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम अपने सकारात्मकता को, या हमारा कोई भी एक्ट है जो हमको चाहिए, मान लो हमको कॉन्फिडेंस चाहिए, या आपको लगता है कि ये नेटिव है, इसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ब्रिलियंट है पर बोलते हुए डरता है, तो घर के वो ऐसे कोने में बैठे या ऐसे कमरे में सोए जो उसकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करे, तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट। तो साउथ ईस्ट में ऐसा नेटिव बैठेगा तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रोवाइडेड साउथ ईस्ट में कोई कट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 5 एलिमेंट की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इट विल कम एट पॉइंट नंबर 2, जब हम दिशा वगैरह ठीक कर लेंगे उसके बाद। ये 5 एलिमेंट क्या होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पंच तत्व।
तो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, एवरीथिंग दैट यू कैन सी, चाहे कोई प्लैनेट हो, जुपिटर है, सैटर्न है, ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है, ट्री है, अर्थ है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट। आपको लगेगा भाई पेड़ अलग है, मैं अलग हूँ, जुपिटर अलग है, सैटर्न अलग है, सब एक सा कैसे है? सब एक ही एलिमेंट है। शुरू में क्या था, अगर आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी, शुरू में एक बहुत बड़ी बॉडी थी यूनिवर्स में, दैट बॉडी एक्सप्लोडेड, और आजकल क्या कहते हैं, वो एक्सप्लोड हुई और एवरी पार्ट इज रनिंग अवे, ओके, स्प्रेड हो रहा है यूनिवर्स। तो क्या हुआ, एक ही बॉडी से तो सब लोग टूट के अलग अलग हुए हैं, उसी एलिमेंट में तो पैदा हुए हैं, तो वही तत्व तो सब जगह ट्रांसफॉर्म होकर जाएंगे, ठीक है। तो जल अग्नि, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, हर बॉडी के अंदर यही एलिमेंट होते हैं। हमारी जो बॉडी है उसमें भी यही एलिमेंट है। आप कहोगे कहाँ है एलिमेंट? भाई आपके अंदर जल है, 60-70% जल होता है, ओके। एनर्जी होती है, हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतनी एनर्जी का लेवल हमारा होना चाहिए अग्नि हमारे शरीर में। अगर 98.4 से ज्यादा है तो आपको फीवर लगेगा, नहीं लगेगा? और 98.4 से कम है तो यू विल फील सिक, यू विल फील डाउन, ठीक है। पानी की मात्रा 70% से ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी डिहाइड्रेशन है। तो इसी तरीके से हमारी जो बिल्डिंग बन के तैयार होती है उसके अंदर भी 5 एलिमेंट होते हैं जो कि डायरेक्शन के साथ मैप होते हैं। जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन है, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो ज्यादातर वायु तत्व को करती है। साउथ ईस्ट की तरफ फायर वाला तत्व आ जाता है, साउथ वेस्ट की तरफ पृथ्वी तत्व आ जाता है, वेस्टर्न साइड के अंदर आकाश का तत्व आ जाता है। और इन सब की जो मात्रा है वो निश्चित होनी चाहिए बिल्डिंग में, ना तो कम ना तो ज्यादा। अब आप सोचोगे कि साउथ ईस्ट की एनर्जी है, फायर है, इससे तो पैसा मिलता है, इससे तो कैश मिलेगा, इसे और बढ़ा दूं। बढ़ाओगे तो भी इम्बैलेंस है, कम है तो भी इम्बैलेंस है। जैसे मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया, हमारी बॉडी की अग्नि अगर बढ़ा दूं तो क्या फायदेमंद होगी? अगर मैं 98.4 से 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो मुझे आई विल फील फीवरिश ना, और अगर 97 होगा तो मुझे वीकनेस फील होगी। सेम वे हर बिल्डिंग के अंदर उसके आकार के अनुसार हम निकाल सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितने यूनिट होना चाहिए। अगर उस यूनिट से ज्यादा है तो वो एलिमेंट एक्सेस हो रहा है, उस पर्टिकुलर यूनिट से कम है तो कम हो रहा है, कम होगा तो उस एलिमेंट से रिलेटेड डेफिशिएंसी उस बिल्डिंग में आएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करना पड़ता है। अब दूसरी चीज एक समझो, यूनिवर्स के अंदर कोई भी एनर्जी नाइदर वी कैन क्रिएट नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय एनी एनर्जी, ओके। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम कोई भी एनर्जी पैदा करें, कोई भी एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय करें। वी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म द एनर्जी, एनर्जी के स्वरूप को हम सिर्फ बदल सकते हैं, ओके। और कुछ एनर्जी बोलो या एलिमेंट बोलो, कुछ एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट करते हैं और कुछ एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करके, डिस्ट्रॉय का मतलब ये दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या है, जिसको हम कहते हैं, दिस इज ए वेरी फेमस थ्योरी विच इज कॉल्ड साइकिल ऑफ क्रिएशन। तो कैन यू सी, आई हैव रिटन 5 एलिमेंट, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। अग्नि का रंग लाल होना चाहिए, ये कॉपी करते हुए शायद गड़बड़ हो गया है, ओके। अग्नि शुड बी रेड। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा तत्व क्या क्रिएट करता है। जल जो है वायु तत्व को क्रिएट करता है। आप खुद सोचो, जल है और वायु को चाइनीज में वुड भी कहते हैं या ट्री भी। जब हम पेड़ के में पानी डालेंगे तो क्या पेड़ की ग्रोथ नहीं होगी? जब पेड़ की ग्रोथ होगी तो क्या वहां से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? तो क्या हुआ, जल जो है वायु को क्रिएट करता है, मतलब वायु बोलो या पेड़ों को या प्लांट को ग्रो करता है, इट मेक्स प्लांट ग्रो, ओके। और जो वायु और वुड है, वो वुड के अंदर आग लगती है तो ये अग्नि को क्रिएट करता है।
अग्नि पृथ्वी तत्व क्रिएट करती है, क्योंकि अग्नि से कोई भी चीज होगी जल जाएगी, जलने के बाद इट विल बी कन्वर्टेड टू एशेज, एशेज जो है धरती बन जाती है। सेम वे, अब इसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया है, तो सेम थिंग अप्लाई। पृथ्वी से आकाश तत्व क्रिएट होता है और आकाश से जल, तो दिस इज ए कंटिन्यूअस साइकिल। नाउ देयर इज अनदर फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो हमने देखा जल जो है वायु को क्रिएट कर रहा है, पर जल जो है अग्नि को डिस्ट्रॉय करता है। एंड इट इज वेरी एविडेंट, आप कहीं भी देखोगे अग्नि के ऊपर पानी डालोगे तो अग्नि बुझ जाती है ना। तो सेम वे अग्नि डिस्ट्रॉय आकाश तत्व एलिमेंट को, एलिमेंट डिस्ट्रॉय वुड, वुड डिस्ट्रॉय अर्थ एंड अर्थ डिस्ट्रॉय जल। दिस इज आल्सो अ साइकिल। इस साइकिल के सिद्धांत पे हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, हमको पता होता है कि जल के लिए कौन से तत्व होते हैं, कौन से कलर होते हैं, उनकी मात्रा घटा के बढ़ के मैं किसी भी एलिमेंट को बैलेंस कर सकता हूँ। जैसे जल वाला जो तत्व है वो किससे आएगा, वो जल से आएगा। ठीक है, या जल के लिए मिरर होता है, मिरर भी जल को रिप्रेजेंट करता है, सिल्वर भी, एल्युमिनियम भी, और कोई भी वेवी शेप है, इट ऑल रिप्रेजेंट जल तत्व। ओके, फिर इसको हम मिला के क्या बनाते हैं, साइकिल ऑफ बैलेंस। इसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि देखो सृष्टि कैसे चल रही है, ब्रह्मा जी का अपना रोल है क्रिएट करने का, विष्णु जी का अपना रोल है, वो पालन करता है, वो सबको पालने वाले हैं। शिव जी को कहते हैं संहारक, डिस्ट्रक्शन, पर वो गलत टर्मिनोलॉजी है। शिव जी भी कंट्रोल करते हैं चीजों को। आप एक एग्जाम्पल लो, आपके पास एक बहुत बड़ा अलमीरा है, उसमें आपने दुनिया भर की वो पूरा पैक्ड है, पूरी अलमीरा। सपोज यू गो एंड यू ब्रिंग सम न्यू स्टफ फॉर योरसेल्फ, एंड सपोज you have only that cupboard to keep that material, तो what you will do, आप उसमें से कोई पुराना स्टफ निकालोगे, पुराना स्टफ निकाल के नया स्टफ रख दोगे। तो सेम वे भगवान शिव भी क्या करते हैं, पुरानी चीजें उनको हटाते हैं, दे मेक द स्पेस फॉर द न्यू थिंग्स। ओके, सो दिस इज द साइकिल विच इज मैनेज बाय ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। सेम थिंग अप्लाइज इन एलिमेंट आल्सो। सो दिस वी विल लर्न इन डिटेल। इसके द्वारा हम इतनी रेमेडी कर सकते हैं कि यू विल बी सरप्राइज। लाइक किसी की किचन है, किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, अग्नि तत्व। अब बिल्डर ने बना के दे दी नॉर्थ जोन में जो है जल तत्व। अब क्या हुआ, उसकी बिल्डिंग के अंदर क्योंकि अग्नि तत्व जल तत्व में चला गया तो वहां जाके डिस्ट्रॉय हो गया। इट मीन्स अग्नि तत्व की कमी हो गई उस घर के अंदर। अग्नि तत्व देता है क्योंकि साउथ ईस्ट से रिलेटेड है। अग्नि तत्व एनर्जी देता है, पैसा देता है, कैश देता है, फीमेल्स है उनकी हेल्थ देता है, और घर के अंदर जो गवर्नमेंट, जो सरकार होती है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ जाती हैं। तो उस घर के अंदर क्या होगा, कैश की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, फीमेल विल स्टार्ट फॉलिंग सिक, और नहीं तो गवर्नमेंट के साथ कोई पंगा हो जाएगा, सरकार अगर कोई बिजनेसमैन है सरकार उसको परेशान करेगी। अब किचन तो बन गई, नॉर्थ में बन गई, अब किचन शिफ्ट भी नहीं हो सकती साउथ ईस्ट में, तो क्या करोगे, इसको हम बैलेंसिंग वाले तरीके से सही कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू, जो बीच में हरा आपको दिख रहा है पदार्थ वायु, अगर मैं जल के बीच में और अग्नि के बीच में वायु का तत्व लगा दूं तो क्या होगा, जल जो है अग्नि को तो डिस्ट्रॉय कर रहा है पर वायु को नहीं डिस्ट्रॉय कर पाता है। तो अगर मैं वायु तत्व अग्नि के और जल के बीच में डाल दूं तो आई विल सेव माई या नेटिव्स फायर, मतलब उसकी फायर वाली जो एलिमेंट है उसको बैलेंस कर लूंगा। तो व्हाट आई कैन रिकमेंड, भाई जो नॉर्थ में किचन है उसके बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का स्टोन लगा दो, सो दैट ग्रीन विल एक्ट एज ए बैलेंसिंग एक्ट, इट विल सेव फायर इन द नॉर्थ जोन। ओके, और इसको और भी जाके और भी चीजें करेंगे। मैंने आपको बहुत हल्का सा एग्जाम्पल दिया है, उसके अलावा हमें साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए थी तो वहां तो है नहीं, तो उसके एब्सेंस में साउथ ईस्ट में हम वहां पे एनर्जी कैसे बढ़ाएं, दैट ऑल वी विल लर्न ड्यूरिंग द कोर्स। ओके, थर्ड पिलर क्या है,
32 एंट्रेंसेस के बारे में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो एवरी बिल्डिंग इज डिवाइडेड इन 32 ग्रेड्स लाइक दिस। ओके, ये जो है एक एंगुलर डिवीजन 11.25 डिग्री का होता है। ओके, तो होता क्या है, जब आपने बिल्डिंग को इस तरह से 32 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, तो आउट ऑफ 32 ओनली देयर आर 9 परमिसेबल जोन वेयर वन कैन हैव अ मेन डोर, विच इज मतलब गेट E3 में हो सकता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं नोट करके। अगर आप मेरी टॉर्च देख रहे हो, देखो एज पर वास्तु E3 में गेट हो सकता है, E4 में गेट हो सकता है, उसके बाद S3 में और S4 में हो सकता है, फिर W4 में गेट अलाउड है, W5 में गेट अलाउड है, और नॉर्थ के अंदर 3 जगह गेट अलाउड है, N3, N4 और N5। तो मतलब आउट ऑफ 32 23 प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर गेट होगा तो उस नेटिव को प्रॉब्लम आएगी। और क्या प्रॉब्लम आएगी, उस वाले पर्टिकुलर जो सेक्शन है, जो 32 में से, जैसे E1 में अगर गेट है तो E1 पे जो भी देवता विराजमान है उन देवता की जो एट्रीब्यूट्स है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, बाकी सारे 32 गेट तो मैं नहीं दिखा सकता। अब कोई है, उसका गेट मान लो E1 में है और E2 और E3, आप देख रहे हो आउट ऑफ दीज 8 पॉसिबल गेट्स इन ईस्ट डायरेक्शन ओनली E3 एंड E4 इज गुड। ओके, अब आप देखो E2 है पर्जन्य, E2 वाली जो ग्रिड है, ये जो है ये वाली डायरेक्शन, यहाँ पे पर्जन्य नाम के देवता बैठते हैं। अब पर्जन्य नाम के देवता क्या है, पर्जन्य नाम के देवता को हम क्या कहते हैं, फादर। जैसे अर्थ को हम कहते हैं मदर अर्थ, पर्जन्य को हम कहते हैं फादर। वाई फादर? क्योंकि पर्जन्य का जो संस्कृत में बादल का नाम है, इट इज फॉर क्लाउड। पर्जन्य इज क्लाउड। जब बादल आते हैं तो धरती पे क्या होता है, धरती पे फर्टिलिटी बढ़ जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो काउज है, काउज के बारे में लिखा है, जो गाय होती हैं काउज, दे बिकम मोस्ट फर्टाइल, और वो इवन जो फीमेल्स होती हैं दे बिकम मोर फर्टाइल ड्यूरिंग बसंत ऋतु। ओके, जब बादल आते हैं, तो जब बादल आते हैं आप देखोगे सब जगह हरा भरा होता है, खुशहाली होती है, हर जगह जमीन में घास निकलती है, पौधे निकलते हैं, प्लांट लगाए जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ होती है। तो पर्जन्य हमारे शास्त्रों में, मेघदूतम में या बहुत से शास्त्रों में, ये हमारा बादल कहलाता है, ये हमारा फादर कहलाता है। ओके, अब इनकी खासियत क्या है, जिस भी घर के अंदर E2 के अंदर गेट होगा उस घर में एक तो कन्याएं पैदा होती हैं, लड़कों के ज्यादा आप उस घर में देखोगे लड़कियां ज्यादा पैदा होती हैं, या लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा मिलेगी। नंबर 1 बात। नंबर 2, लड़कियां ज्यादा होंगी पर वो लड़कियां बहुत योग्य होती हैं, बहुत क्वालिफाइड होती हैं। या क्वालिफाइड से मेरा मतलब क्या निकला कि अपने स्किल में माहिर होती हैं, घर के नाम को, फेम को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं। ओके, जो कहते हैं ना लड़की लड़का एक समान, तो ये उस समान की लड़कियां होती हैं और उस घर की प्रतिष्ठा को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं। ये पर्जन्य में गेट होगा। दूसरी तरफ एक गेट है साउथ की तरफ, अदिति। अदिति के अंदर अगर गेट है तो वो भी कन्याओं के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, घर के फीमेल के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। उस घर की जो फीमेल्स होती हैं वो रिबेलिंग नेचर की होती हैं। ओके, दे डोंट बिलीव इन द ट्रेडिशंस। ओके, और वो क्या है, क्योंकि अदिति इज अ असुर, असुर कन्या है वो, दीति असुर कन्या है तो उसमें असुर प्रवृत्ति है। तो अदिति में अगर गेट है तो females of that building bring bad name to the family, और अगर पर्जन्य में गेट है तो फीमेल ऑफ दैट बिल्डिंग ब्रिंग गुड नेम टू द फैमिली। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हर गेट के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, बहुत छोटी छोटी चीज है। अब जैसे E8 में आकाश में किसी का गेट खुला है तो वहां पर आग लगने की दुर्घटना
चांसेस हमेशा बने रहते हैं। ऐसी फैक्ट्री जिसका E8 में मेन गेट होता है वहां पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, चोरी चपाटे बहुत होते हैं। तो ये 32 गेट का इम्पैक्ट है। तो अगर 30 आउट ऑफ 32 अगर बाकी की 23 जगह में गेट बना हुआ है तो हमें उसकी भी रेमेडी करनी पड़ेगी। अब मॉडर्न वास्तु के अंदर कह देते हैं भाई ये गेट बंद करो, एक वर्चुअल गेट बना दो। ओके, दैट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल। ओके, कई बार हो सकता है वो, कई बार नहीं हो सकता है। पर इसी की रॉन्ग डायरेक्शन में अगर गेट है, इफ आई गो बाय मॉडर्न वास्तु, तो रेमेडी करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इन सम ऑफ द केसेस वी कैन डू, बट नॉट इन एवरी केसेस। और बहुत एक्सपर्ट है वही कर पाएगा, सब लोग नहीं कर पाते हैं उसमें। आई हैव फाउंड पीपल फ्लाउंडरिंग की गेट की कम रेमेडी कैसे करें। पर हम पिरामिडोलॉजी के द्वारा गेट की रेमेडी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, वैदिक के कुछ ट्रेडिशनल उपाय हैं उसके द्वारा कर सकते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। देयर इज वन साइंटिस्ट, नोबल प्राइज उनको मिला था, नोबल प्राइज मिला था उनको। और उन्होंने क्या करा था, जो आपने सुना होगा ना, घोड़े की नाल है ना, शूरिंग, अपने दरवाजे पे उन्होंने लगाया हुआ था। तो ही वॉज फेसिंग अ प्रेस एंड प्रेस वाला आस्क्ड, यू आर सच ए बिग साइंटिस्ट, यू आर ए नोबल लॉरेट, यू हैव वन नोबल प्राइज, यू आर सो सुपरस्टिशियस, आपने गेट पे घोड़े की नाल लगाई हुई है। तो बोले इससे क्या फायदा है बताओ। बोले फायदा मुझे पता नहीं है, मैं जो डिस्कवरी कर रहा था, आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, मैंने घोड़े की नाल लगाई। इंडिया में मेरे जानकार है, उन्होंने बताया, जब से मैंने उसको बताया मुझको अपनी डिस्कवरी में हेल्प मिली है। आई एम फीलिंग वेरी गुड, मुझको नोबल प्राइज मिला, आई एम अर्निंग नेम एंड फेम, एवरीथिंग इज गोइंग द वे आई वांटेड इट टू बी। ठीक है, तो हाउ इट इज वर्किंग आई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जब से मैंने लगाया है, मेरी जो लाइफ है वो आपके सामने है। तो क्या मतलब है, हम मॉडर्न वास्तु के चक्कर में पड़ के अगर अपनी ट्रेडिशनल चीजों को छोड़ देंगे जो कि 100% रिजल्ट देती हैं, तो हम मिक्स और मैच करके किस केस में क्या लगाना है, मॉडर्न वास्तु से भी गेट सही कर सकते हैं, बट देर आर सम बेटर वे विच हम पिरामिडोलॉजी से और वैदिक से भी कर सकते हैं। तो इन दैट वे यू विल हैव डिफरेंट टूल। एक ही प्रॉब्लम को फिक्स करने के आपको पास कई सारे टूल होंगे कि ये टूल नहीं लग रहा तो इस टूल से हो जाएगा। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, 16 जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। इस वाले पिलर को, इस वाले स्टेज को पार करते ही, और जब आप लोग इसको समझ लोगे तो समझ लो आप 95% वास्तु कंसल्टेंट उसी दिन बन गए। इसमें क्या होता है, जब बिल्डिंग बननी शुरू होती है, उसकी डिगिंग होती है, वो प्लिंथ एरिया पे आती है, तो मैंने आपको दिखाया था ना 45 एनर्जी फील्ड फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। कुछ राक्षसी प्रवृत्ति वाले, कुछ देवता प्रवृत्ति वाले, हर एनर्जी फील्ड उस घर में रहने वालों के सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करता रहता है। तो हर जोन अगर हम उस बिल्डिंग को 16 जोन में डिवाइड करेंगे तो उस जोन में बैठने वाले देवता, डीटीज जिसको कहते हैं, उस जोन में पड़ने वाला एलिमेंट, उस जोन में पड़ने वाला प्लैनेट जो उसको गवर्न करता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी फील्ड बनता है, दैट इन्फ्लुएंस द, आप इसको सरल भाषा में कहते हैं मूड को इन्फ्लुएंस करता है। और मैं इसको और थोड़ी रिफाइंड लैंग्वेज में बोलूं तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को करता है। भाई व्हाट इज गुड मूड, आप कहोगे आज बड़े अच्छे मूड में हो, आज बहुत खराब मूड में हो, आज बड़े गुस्से में हो, आज बड़े डिप्रेस फील कर रहे हो। ये सारे मूड कहाँ से जुड़े हुए हैं, कोई मुझे बताएगा? सबकॉन्शियस माइंड से। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर फीलिंग ग्रेट, वी आर गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स, तो हम लोग बहुत खुश हैं। ओके ना, हम मजाक करेंगे आपस में, और हम ऐसी एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो रखे हैं कि जो हमें डिप्रेस कर रही है। हमने अपना बेडरूम शिफ्ट कर लिया है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, रात को वहां से सोते हैं,
और हमारी तो बड़ी हंसी मजाक करने की आदत थी, पता लगा नेचर ही चेंज हो गई हमारी। तो पुरानी बातों को याद कर करके रोते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, ठीक है। या फिर बेडरूम बना के बैठ गए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, जो मैं अभी आके दिखाता हूँ। देखिए अब आप ये बिल्डिंग देखो, इस बिल्डिंग को, दिस बिल्डिंग इज डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ये 16 जोन है। इसके नाम मैं नहीं लूंगा, आई डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम बिकॉज ये तो डेमो है। तो हर जो जोन है ये 22.5 डिग्री का होता है। तो जैसे नॉर्थ जोन है, नॉर्थ जोन का जो प्लैनेट है वो मरकरी है, ओके। यहाँ के जो देवता, जो यक्ष हैं जो है वो कुबेर हैं, ओके। यहाँ पे जो एलिमेंट है ये जल है, ओके। तो ये, और यहाँ पे जो देवता है जैसे कुबेर, और भी 2-3 देवता यहाँ पे बैठते होंगे, हर जोन में देवता बैठते हैं। उनका जो कंबाइंड एलिमेंट, उनका जो कंबाइंड एनर्जी फील्ड का जो डेवलप होता है, दैट इन्फ्लुएंस द सबकॉन्शियस माइंड। तो ये कौन सा जोन कौन सी एनर्जी देता है, किस तरीके से वो मैग्नेटिक हमारी अरे सबकॉन्शियस। वाह, जो हाईला होई गयो यार, कसे ते हात लगाडो. अरे बताए कसे बताए. अब देखो ये 16 पावर जोन है। मैं आपको कुछ जोन के नाम बोलता हूँ। नॉर्थ जोन क्या लिखा हुआ है, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, एलिमेंट है इसका वाटर। नॉर्थ ईस्ट हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एलिमेंट है इसका वाटर। और आप ये वाला जोन देखो, ENE रिक्रिएशन एंड फन, एलिमेंट है एयर। और आपको 2 जोन और बताता हूँ। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन है ये डिप्रेशन, स्पेस। और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट देखो एंजाइटी और एनालिसिस और एयर। अब होएगा क्या, आप देखो नॉर्थ वाला जोन है ये मनी और अपॉर्चुनिटीज देता है, वाटर इसका एलिमेंट है। मतलब यहाँ पे ब्लू कलर एलिमेंट होना चाहिए, वाटर एलिमेंट वाली बॉडीज होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ये मनी और अपॉर्चुनिटीज देगा। अब किसी के घर में नॉर्थ अगर कटा हुआ है, या नॉर्थ के अंदर जो है लाइट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और स्लोप जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ इंक्लिनेशन हायर टू लोअर होना चाहिए। अगर नॉर्थ कटा हुआ है, नॉर्थ के अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं, नॉर्थ के अंदर लिफ्ट है, नॉर्थ के अंदर एंटी कलर जैसे रेड कलर किया हुआ है, येलो कलर किया हुआ है, ऐसे नेटिव को जो मनी और अपॉर्चुनिटी की सारे मौके खत्म हो जाते हैं। उनकी नौकरी छूटेगी, नौकरी दोबारा नहीं लगेगी, पैसे की किल्लत उनको जबरदस्त तरीके से आ जाएगी, ओके। सेम वे अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ की एनर्जी हेल्थ और इम्यूनिटी देती है। यहाँ पे जो डीटी है, देवता है, इट हेल्प्स मेडिसिन टू गो टू द दैट पर्टिकुलर सेल ऑफ द बॉडी जहाँ पे वो मेडिसिन लगे, ओके। यहाँ की एनर्जी मेडिसिन का बॉडी में एब्जॉर्वेशन को बढ़ाती है। यहाँ की एनर्जी अगर डिस्टर्ब्ड है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा पाया गया है, अगर टॉयलेट है या इसके अंदर मेजर डेफिशिएंसी है, वहां पे रहने वाले नेटिव बीमार रहते हैं बहुत ज्यादा। पूरा का पूरा आप देखोगे, पता लगा 30 मंजिल की टावर है, उसमें से एक ब्लॉक में सभी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बने हुए हैं। आप चाहोगे कि उस बिल्डिंग में सभी लोगों की हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी। अब एक घर में 5 लोग हैं, किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, किसी की थोड़ी खराब है, एक बुजुर्ग है, एक बच्चा है, एक जवान है, तो सबके ऊपर असर कम ज्यादा आएगा, पर असर जरूर आएगा। जो बीमार है वो बहुत बीमार हो जाएगा, जो उसकी हेल्थ अच्छी है वो थोड़ा बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा, ओके। तो NNE अगर हमारा इम्बैलेंस है, कटा हुआ है, सीढ़ियां हैं, तो ऐसे जातक, स्पेशली अगर टॉयलेट है, कैंसर जैसी बीमारियां भी पाई जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। और अभी मैंने आपको बताया था डिप्रेशन, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे कोई भी जातक बेडरूम बनाएगा, ही विल फील डिप्रेस, रोता रहेगा, परेशान रहेगा, एंग्शियस। उसी तरीके से हर जोन कुछ ना कुछ कहता है, ओके। साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम आती है, समझ लो कैश फ्लो की प्रॉब्लम सबसे पहले आएगी,
उसके पास कितने घर हो बंगले हो, उसकी जेब में पैसा नहीं होगा, पैसा एकदम गायब हो जाएगा उसका। इसलिए कहते हैं जो दुकानें होती हैं उसमें कैश काउंटर कहाँ रखना चाहिए, साउथ ईस्ट में, क्योंकि वहां कैश आता है, वहां पे कैश फ्लो होता है। ओके, अब आप ये वाला जोन देखो, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। मैं अगर बोलता हूँ ये आपका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये जोन है एंजाइटी और एनालिसिस का। अब यहाँ की जो एनर्जी होती है वो रिवॉल्व करती है, वहां की एनर्जी चीजों को घुमाती है। तो आई टोल्ड यू कि कोई भी एनर्जी वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, वी कैन नॉट क्रिएट, वी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इट, वी कैन यूटिलाइज इट। अगर वहां की जो एनर्जी है जो मंथन करती है, जो चीजों को घुमाने में, आपको दिखेगी नहीं, मैग्नेटिक एनर्जी है, बट इट विल मेक द थिंग्स रोटेट, चक्कर लगवाती है उसकी। तो अगर मैं उस एनर्जी को वहां पर मिक्सी रख दूं, पुरानी किताबें जो होती हैं जैसे विश्वकर्मा प्रकाश है, उसमें लिखा होता है जो महल है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के अंदर, पुराने घरों में जो लेडीज होती थी या गांव के घर होते थे, घरों में गाय भैंस पालते थे और फिर मिल्क से बटर हाथ से निकालते थे बिलो के। आजकल तो मिक्सी वगैरह होती हैं। तो अगर मैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में मिक्सी रख दूं, ग्राइंडर रख दूं, या अगर मैं वॉशिंग मशीन भी रख दूं, तो दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन दैट इक्विपमेंट इन रोटेटिंग द मोटर, वहां एब्जॉर्ब हो जाती है। उसी चीज में अगर मैं कोई फैमिली, मैंने देखा है, मेरे जानने वाले हैं, साउथ वेस्ट में बेडरूम था, शिफ्ट हो गए, मेरे जानने वाले थे, मैंने ही शादी करके लड़की बताई थी, ठीक है, उनके रिलेशन बहुत खराब हो गए। पता लगा जब मैं घर पहुंचा कि जी बेडरूम तो शिफ्ट कर लिया हमने, उधर साउथ ईस्ट में चले गए। अब क्या हुआ, साउथ ईस्ट में क्योंकि वो एनर्जी घुमाती है, वो ओवर एनालिटिकल आदमी हो जाता है। अब उसकी वाइफ कुछ बोले तो हस्बैंड उसके 10 मतलब निकाले, गलत मतलब निकाले, हस्बैंड कुछ बोले तो वाइफ उसकी बात को उल्टा उल्टा मतलब निकाले। और हर चीज में एनालिसिस तो अच्छी होती है, बट व्हेन द पर्सन बिकम ओवर एनालिटिकल एंड इज नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, तो ये उस स्टेज तक पहुंचा देता है। तो ये एनर्जी फील्ड अगर बड़ा हुआ है तो बंदा बस सोचता रहेगा, घुमाता रहेगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। और ये जो उनकी एनर्जी अगर कम है तो फिर वो कुछ सोचेगा ही नहीं, बिना सोचे काम करेगा। तो ये एनर्जी एकदम बैलेंस में होनी चाहिए। तो सेम वे 16 एनर्जी है, इस जोन के हिसाब से हम काम करें तो वो हमको हेल्प करेगी। अब आप कहो जी मेरा बच्चा है, स्कूल से आता है, पढ़ता ही नहीं है, आते ही बैट लेके भाग जाता है क्रिकेट खेलने, फिर घर आता है कार्टून देखने बैठ जाता है, पढ़ता ही नहीं है तो बहुत ब्रिलियंट, कभी पढ़ता है तो जब भी इसके 70% आते हैं, अगर ये पढ़े तो ये तो 95% से कम लाएगा भी नहीं। अब क्या है, घर का जोन अगर हम पहचान लेंगे, जैसे कि मैं अगर बोलूं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, देखो कहाँ लिखा है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, एजुकेशन और सेविंग बढ़ाता है, ठीक है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर अगर बच्चे का बेडरूम है, बच्चे की किताबें हैं, यहाँ का एनर्जी फील्ड ऐसा है जहाँ जो चीज यहाँ रखोगे बच्चे का दिमाग उधर ही जाएगा। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बैट रख दोगे, बैडमिंटन का रैकेट रख दोगे, टीवी रख दोगे, तो उसका दिमाग कार्टून में रहेगा, स्पोर्ट्स में रहेगा। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बुक रख दो, बुक रखने से क्या होगा, वहां की जो सबकॉन्शियस एनर्जी है वो बच्चे के माइंड को जो इन्फ्लुएंस करेगी, ही उसका माइंड अपने आप ही पढ़ाई की तरफ चला जाएगा। यू डोंट हैव टू से कि बेटा पढ़ लो एग्जाम आ रहे हैं, वो अपने आप ही पढ़ेगा। और अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं बन पा रहा है तो वहां बच्चे की किताब रख दोगे तो भी बच्चे का दिमाग पढ़ाई में जाएगा। ओके, अब इसकी भी मैं अगर माइथोलॉजिकल स्टोरी बताऊं तो आपको लगेगा कि इन चीजों को हम कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर इन चीजों को हम रटेंगे तो हमको कभी याद नहीं होती हैं, पर आजकल जो मॉडर्न वास्तु में पढ़ाते हैं वो ऐसे पढ़ा देते हैं कि भैया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पढ़ लो, वहां पे एनर्जी फील्ड है, पढ़ाई पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। पर क्यों याद हो जाएगा, ऐसा क्या है उस एनर्जी फील्ड के अंदर जो उस बच्चे को याद हो जाएगा? तो इफ वी लिंक इट टू द माइथोलॉजी, इफ वी लिंक टू द देवता, वन ऑफ द देवता जो 45 देवताज में है, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में कौन से देवता है? वहां पर सुग्रीव नाम के देवता हैं,
सुग्रीव नाम के देवता जाने जाते हैं देवों के अंदर उनकी अपनी स्मरण शक्ति के कारण। सुग्रीव के बारे में कहावत है कि जो वो चीज एक बार सुन लेते थे उनको हमेशा के लिए याद हो जाती थी। ठीक है, एक बार उनके बारे में कहानी है कि भगवान शिव ने एक बार पार्वती जी ने कथा सुनाने को कहा। पार्वती जी ने कहा कि ये कहानी मैं सिर्फ तुम्हें सुनाऊंगा, ये किसी के कान में नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। ओके, सुग्रीव को पता लग गया था कि भगवान शिव पार्वती जी को ये कहानी सुनाने वाले हैं। सुग्रीव जी को वरदान था पूरी ब्रह्मांड में सिर्फ उन्हीं को कि वो आदर्श हो सकते हैं। शिव जी ने पार्वती जी को कहानी सुनाई, सुग्रीव जी अदृश्य होकर वहां पहुंच गए। पूरी कहानी उन्होंने सुन ली शिव जी के द्वारा, और वो तो एक बार सुनते थे, उनको हमेशा के लिए कंठस्थ हो गई। अब बाहर आने के बाद उन्होंने क्या करा, अपनी धर्मपत्नी को वही कहानी सुना दी जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई है। और सुग्रीव जी ने अपनी पत्नी से बाद में एक टैगलाइन भी लगा दी कि भाई किसी को बताना मत, मैंने आपको बताया है। पर क्या ये कोई मुझे बताएगा पॉसिबल है कि अपनी पत्नी को बताओ और फिर वो बताए ना? इज दैट पॉसिबल? तो उन्होंने क्या करा, वही कहानी जाके पार्वती जी को ही बता दी। तो पार्वती जी रुष्ट हो गई कि आपने कहा था कि ये कहानी किसी को नहीं बताओगे, उसको कैसे पता है? तो शिव जी ने ध्यान लगाया और वो समझ गए कि सिर्फ सुग्रीव जी हैं जो मेरी कहानी को सुन सकते हैं आदर्श होकर, और किसी में इतनी शक्ति नहीं है। तो आज भी सुग्रीव एज ए एनर्जी फील्ड वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में विराजमान रहते हैं। वो ही एनर्जी की को सबकॉन्शियस को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, बच्चे का दिमाग पढ़ाई में लगाते हैं। तो बच्चे का दिमाग पढ़ाई में लगेगा, अगर वो कमजोर है 40% वाला है तो ही विल गो टू 50-60%, 80 वाला जाएगा 90-95%। अब ये नहीं होता कि वो फेल होने वाला बच्चा एकदम 99 हो जाता है, बट वो उसकी पढ़ाई में उसकी रुचि जरूर पैदा कर देगा, ये गारंटी है। तो ये दूसरा, वास्तु में हर चीज 40 डेज के अंदर होती है और आप लिख के दे सकते हो। इट इज सो मैजिकल, यू विल फील द रिजल्ट विद इन 40 डेज। ओके, तो वास्तु इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, और आपको भी लगता है कि हमारे द्वारा लोगों का भला हो रहा है। अच्छा, रेमेडीज मैंने यहाँ डाली हुई हैं। तो ये रेमेडीज देखो हम बताएंगे। डायरेक्शन के लिए मंत्र कौन से यूज होते हैं, कौन कौन से यंत्राज हम यूज कर सकते हैं। तंत्राज में भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे इंद्रजाल आपने नाम सुना होगा, है ना, और दक्षिण बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। क्रिस्टल के हिसाब से भी आजकल बहुत रेमेडीज होती हैं। जेम्स का वास्तु में बहुत ज्यादा उपयोग है, ये मैं आपको बताएंगे। और एक रत्नाध्याय होता है जो कि मनसार और माया मत में एक विधि दी हुई है। ये एक तरह से स्टेरॉइड होता है ना, जैसे सारी बीमारियों का रामबाण स्टेरॉइड, ऐसे ही एक रत्नाध्याय करके होता है जो सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है। अब अपना माइक वो चेक करिए, सबको आवाज आ रही है? आप अपना स्पीकर चेक किए। इसके अलावा ऑस्पिशियस साइन एंड सिंबल, ये क्या होता है? हम लोग जैसे आप और मैं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन हो गया। पर यूनिवर्स के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो और भी तरीके से होता है। देखो, बोलने की जो शक्ति है हमारी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। मैं जो बोलूंगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होगी, तो आपका कान सुन लेगा। अगर मैं ऐसी साउंड पैदा करता हूं जो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, तो आपके कान सुन नहीं सकते। जैसे लड़ाइयों के टाइम एक विसिल होती है, उससे 1 लाख किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। जो ट्रेन्ड डॉग्स होते हैं वो उसको सुन लेते हैं, पर ह्यूमन बीइंग और दुश्मन की सेना उसको नहीं सुन पाती। ओके, तो इसी तरीके से हम जो घर के अंदर सिंबल लाते हैं, क्यों बोलते हैं कि घर में ये खास तरह की पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्यों बोलते हैं कि घर में इस तरह का कैक्टस कांटे वाला नहीं रखना चाहिए, क्यों बोलते हैं कि शार्प एज वाली चीजें नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर सिंबल हर सिंबल कम्युनिकेट करता है यूनिवर्स को कि आप ये चाहते हो। ठीक है, तो हम जो है, जो हमको लाइफ में चाहिए
उससे संबंधित कोई भी सिंबल हम उस प्रॉपर डायरेक्शन में रखेंगे तो वी आर आस्किंग और वी आर मैनिफेस्टिंग इन द यूनिवर्स कि गॉड वी नीड दिस एंड गॉड गिव्स यू। आप वो चीज मैनिफेस्ट करोगे थ्रू सिंबल, वो आपके पास आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट में है, वो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहा है, या कोई सरकारी काम करता है और सरकार के अंदर उसको कोई टेंडर चाहिए, उसे गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, तो व्हाट ही कैन डू, वो एक अशोक पिलर ले। अशोक पिलर क्या रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, उसको वो अगर नॉर्थ वेस्ट में रखेगा तो उसको प्रमोशन, तो व्हाट द नेटिव इज सेइंग कि मुझे गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। विद इन 40 days ही विल गेट सम गुड न्यूज फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसको लोन चाहिए, बैंक के पेपर, बैंक का लोगो जस्ट सिंपली पुटिंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ही विल गेट हिज लोन सैंक्शनड। ओके, इस तरीके से चीज होती है। अब घर के अंदर आप देखोगे कि कहते हो जी लड़की बहुत बड़ी हो गई या लड़का 38 साल का है, इसकी शादी नहीं हो रही, क्या हुआ, घर के अंदर उसकी नेटवर्किंग ही नहीं है, ना वो कहीं जाते हैं ना कहीं वो आते हैं, बच्चे उसके बड़े हो गए हैं, किसी से मिलते ही नहीं है। आजकल तो सोशल वेबसाइट है, पहले क्या होता था, इन चीजों के लिए बाहर से नेबर से या कोई जानने वाले हैं वो लोग आते थे। ठीक है, तो अगर घर का ईस्ट बिगड़ा हुआ है तो कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। ईस्ट की डायरेक्शन सूर्य देवता की डायरेक्शन है, ईस्ट की डायरेक्शन में वायु तत्व होता है, वायु टेम्परेरी है, वायु फ्लो होती रहती है। उसी तरीके से ईस्ट अगर डायरेक्शन हमारी बैलेंस है तो हम रोज नए नए लोगों से मिलते हैं, प्रभावशाली लोगों से मिलते हैं, हमारी नेटवर्किंग बढ़िया होती है। घर के अंदर आप देख रहे हो रिश्ते नहीं आ रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, इनको कहीं से हेल्प नहीं मिलती, 100% चांस है उसके घर की ईस्ट में प्रॉब्लम है। ईस्ट की प्रॉब्लम को ठीक करो, और ऐसा नहीं है कि सीधे जाके ईस्ट में सिंबल लगा दोगे, पहले ईस्ट की डायरेक्शन देखो, अगर वहां पे कोई कट है या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जैसे स्टोर बना हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है, या हैवी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसको रेक्टिफाई करो, एलिमेंट की बैलेंसिंग करो, देन यू कैन पुट सिंबल ऑफ सन, ओके, या इंद्रा ईस्ट में लगाओगे तो ऐसे लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड वन फाइन डे वन जेंटिलमैन विल कम और सम ओल्ड फ्रेंड विल कम सेइंग कि अरे आपके बहुत दिनों से मिले नहीं, क्या बात है, अच्छा आपका लड़का तो ये करता है, अच्छा हमारे भी जानने वाले हैं उनकी लड़की ये करती है, तो मतलब फिर अब वो बात शुरू हो जाएगी। या उसको कोई फैक्ट्री लगानी है, लोन कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इन्फ्लुएंशियल लोगों से वो सेक्शन हो रहा है, तो कोई उसका पुराना दोस्त आएगा, वो कहेगा अरे उस इंस्टीट्यूशन में तो मेरे बड़े खास जानने वाले हैं, वहां पे तो जीएम मेरा दोस्त है, अभी तुम्हारा काम कराता हूँ। तो इस तरीके से हम अगर वो प्रॉपर सिंबल लगाएंगे उस डायरेक्शन के दोष दूर करने के बाद, तो वहां से रिलेटेड जो पॉजिटिव रिजल्ट आने हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एलिमेंट की बैलेंसिंग है, ये करी जाती है, ये स्टेज इससे पहले होनी चाहिए वैसे, ओके। फिर पिरामिडोलॉजी हम यूज कर सकते हैं और फेंग शुई। तो पिरामिडोलॉजी में हम देखेंगे कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट बन गया है विच इज वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ, उसको बैड एनर्जी को अंदर आने के लिए हम कैसे रोकें, उस वहां पे हम पिरामिडोलॉजी यूज कर सकते हैं। साउथ वेस्ट कोना बड़ा हुआ है, उसको कट करने के लिए पिरामिडोलॉजी। तो देर आर फेंग शुई के में बहुत सारी रेमेडीज ऐसी हैं जो खास पर्टिकुलर केस में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, वास्तु तो बहुत लंबा बड़ा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन। तो अभी तक जो मैंने वास्तु का आपको काफी कुछ बताया है मेगा वास्तु में कि हमारा कोर्स में क्या पिलर है, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्सेज। अब अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसको सेशन को ओपन कर रहा हूँ फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, ओके। हेलो सर। हाँ जी सर एक चीज पूछना था मुझे। तो सर मुझे एक्चुअली में मैंने पहले भी पूछा था आपको कि ये मतलब आपका ये वैदिक हो या किसी भी चीज हो, इस चीज के मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, बट वास्तु मुझे बहुत ही इच्छा है सीखने का। तो मैं वास्तु मुझे प्रोफेशनली सीखने का बहुत इच्छा है,
तो इतना दिन के ये जो कोर्स का डिजाइन क्या हुआ, ये क्या मेरे समझ में आसानी से आ सकता है सर, मैं मेहनत करूं तो? बिल्कुल आएगा, क्यों क्यों नहीं आएगा? आपको सेल्फ डाउट क्यों हो रहा है? ये उन्हीं लोगों के लिए तो है जिनको वास्तु नहीं आता। ये देखो, ये सुनो नहीं, सुनो, ये कोर्स उसके लिए है कि जिसको थोड़ी सी नॉलेज है, कि उसको वैदिक आता है, मॉडर्न नहीं आता, पिरामिड नहीं आता। किसी को पिरामिड आता है, उसे मॉडर्न नहीं आता, वैदिक नहीं आता। किसी को फेंग शुई आता है, किसी को ये आता है, किसी को वो आता है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। या कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो अपना बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं। तो इसमें बिल्कुल कोर्स इस तरह से डिजाइन करा हुआ है कि इस कोर्स करने के बाद यू विल बिकम ए प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट। ये नहीं है कि कोर्स करने के बाद कर लिया और आता कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी कराए जाएंगे, कम से कम 5 सैंपल आपको दिए जाएंगे, फिर आप अपने घर का वास्तु करोगे। मेरे विचार से जो मैं लोग स्टूडेंट से कहता हूँ, सबसे पहले अपने घर का वास्तु करना सीखो, क्योंकि जब अपने घर का वास्तु करोगे, हर आदमी को पता होता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे साथ अच्छा क्या हो रहा है, मेरे साथ खराब क्या हो रहा है। जब वो अपने घर का वास्तु करेगा और पाएगा कि मेरा ये दिशा दोष है, ये एलिमेंट डिसबैलेंस है, अच्छा तो इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो पूरी साइकिल को समझ लेता है। ओके, तो उस साइकिल को करने के बाद प्लस सम ऑफ द एग्जाम्पल विच आई विल गिव, यू विल बिकम अ 100% प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट। और आपको कुछ नहीं आता तो कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि सब कुछ तो हम सिखाएंगे ना आपको, फिर हम कोर्स किस लिए कर रहे हैं। ओके, और आपको सारी PDF फाइलें मिलेंगी, हर सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगी, बाद में सुन के भी सीख सकते हो। और ये कोर्स करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम बैच खत्म कर देते हैं, वी डू द हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज। वास्तु का कोर्स करने के बाद अपने क्लाइंट के पास जाते हो, आप वास्तु ठीक भी करते हो तो भी आपको लगता है कि किसी मेरे गुरु की उसको वो वेरीफाई कर दें, जिससे कि कॉन्फिडेंस आ जाए, तो वी विल बी विद यू। ओके ओके सर, यस सर। चलो, कितने दिन का कोर्स होएगा सर? ये 18 to 20 सेशंस होते हैं। 20 सेशन मान के चलो, देयर विल बी 20 सेशन एंड क्लासेस विल बी ऑन सैटरडे एंड संडेज। ओके, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन ज्वाइन होगा सर? हाँ, हफ्ते में 2 दिन होगा और यही टाइम होगा शाम को 7:30 बजे से। अच्छा सर। तो अगर नहीं ज्वाइन कर सकते तो रिकॉर्डिंग सुन सकते? रिकॉर्डिंग तो सारी मिलेंगी, जितने भी सेशन है, ऑल द रिकॉर्डिंग यू विल गेट। हाँ हाँ, तो आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिलेंगी, PDF मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको। और किसी का क्या चीज? सर वो PDF कब तक लाइफ लॉन्ग एक्सेस? नहीं, PDF तो आपके पास आ गई तो आ गई, वो तो लाइफ लॉन्ग रिकॉर्डिंग, सॉरी, रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डिंग 3 मंथ की होती है, 3 to 4 मंथ। क्योंकि आप 2 महीने का कोर्स होगा और अगले 2 महीने तक आप आराम से उस रिकॉर्डिंग को सुन के जो आपके नोट से वो ले सकते हो। अरे सर, आप तो YouTube में डाल दोगे रिकॉर्डिंग सर, तो उसमें तो सब कोर्स तो वैसे ही YouTube में नहीं डालते, YouTube में डालने का मतलब नहीं है, ये तो मैं कभी कोई सेशन डाल देता हूँ, पूरा कोर्स नहीं डालता हूँ। ओके, अच्छा, कोई सेशन में कभी डाल देता हूँ, जिससे लोग मेरे पास फोन करते हैं, सर आपको डालो, ठीक है। और अब मैं इसको भी रोक के, अब मैं 6 मिनट की वीडियो डाला करूंगा अब से। मैं ये प्रैक्टिस बनाना चाह रहा हूँ, पूरा कोर्स नहीं डालता हूँ, पूरा कोर्स क्यों डालूंगा, मतलब ही नहीं है। ओके, और कोई क्वेश्चन है सर? क्या जैसे किसी फ्लैट का नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट भी कटा है, तीनों कोने कटे हैं, हाँ, तो क्या उसकी रेमेडी पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, रेमेडी पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। अच्छा सर, ये अब तक सर 4 दिशाएं पहचानता था, ये 8 दिशाएं पहचानता था, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरीके से 8 दिशा पहचानता था। नहीं, सुनो, मैंने क्या लिखा है, 16 जोन, दिशा नहीं लिखा, वहाँ जोन लिखा है। जोन इज डिफरेंट, डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो डायरेक्शन तो बेसिक डायरेक्शन तो 4 हैं, और 4 डायगोनल डायरेक्शन लगा लो तो टोटल 8 डायरेक्शन हो जाती हैं। ओके, उसको जोन कहते हैं, डायरेक्शन नहीं कहते। ओके सर, आफ्टर द कोर्स अगर किसी को बिल्डिंग बनानी है, लैंड है,
तो हम हाँ। लोग सब सजेस्ट कर सकते हैं कि लिफ्ट इधर डालो, ये इधर डालो। हाँ, और क्या, बिल्कुल। वास्तु कंसल्टेंट का काम क्या होता है, आजकल लोग क्या करते हैं, जब अपना घर बनवाते हैं और आर्किटेक्ट से डिजाइन बनवाते हैं, मैं कितने आर्किटेक्ट के साथ काम करता हूँ, तो आर्किटेक्ट जो नक्शा बनाता है वो मेरे कंसल्टेशन से बनाता है। ओके, तो कितने लोग हैं, मैं उनकी लिफ्ट चेंज करा देता हूँ, स्टेयर चेंज कराता हूँ, उनकी कार खड़ी करने की गैरेज चेंज कराता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपको उस सर्विस उसने कब हायर की है। अगर उसने मकान बनते हुए हेलो, अपने को म्यूट रखिए, अपने को म्यूट रखिए, क्वेश्चन आंसर सेशन है, ठीक है, अपने को म्यूट रखिए, और जो जिसको क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछे और बाद में अपने को म्यूट कर ले, ठीक है। अगर नेटिव ने आपको शुरू से इन्वॉल्व किया है प्लॉट लेने के बाद मकान का नक्शा बनाते हुए, तो आपको आर्किटेक्ट के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लो उसने सीढ़ियां या लिफ्ट उसने नॉर्थ में बना दिया या नॉर्थ ईस्ट में, देन यू विल हैव टू एडवाइज हिम कि भैया इसे साउथ वेस्ट में ले जाओ, या साउथ में ले जाओ, या वेस्ट में ले जाओ। आप मना करोगे नॉर्थ में, उसने बेसमेंट साउथ वेस्ट में बना दिया, तो भी आप उसकी डायरेक्शन चेंज कराओगे। स्विमिंग पूल उसने कहाँ बनाया है, कहाँ पे पिलर बना दिया है, ठीक है, ब्रह्मस्थान की क्या पोजीशन है, किचन उसने कहाँ बना दी, तो आपको सब जगह एडवाइस देनी होगी। और अगर घर बन चुका है उसके बाद आपको बुलाया गया है, तो फिर आपका काम है बिना तोड़ फोड़ के, कम से कम तोड़ फोड़ के उस घर का रेक्टिफिकेशन करना। ओके, अच्छा सर, एक और बात पूछना था सर, ये जो आपको जोन जो पहचानते हैं 16 जोन जो बोलते हैं हम लोग, हाँ हेलो, जो हम जोन बोलते हैं 16 जोन, ये जोन बोलते हैं, तो उसको सर पहचानने के लिए सर, जैसे कि हम तो सर बिल्कुल भी कुछ जानते नहीं है जोन के बारे में, तो उसको जैसे कि अलग अलग घर है, घर का अलग अलग शेप है, सब वो तो हम समझाएंगे ना। सबसे पहले आपको क्या समझाया जाएगा, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन कैसे लेते हैं, घर के बीच में खड़े होके कंपास कैसे यूज करते हैं, उस कंपास को लेने के बाद आप बिल्डिंग में कैसे पता लगेगा ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है। फिर उसके बाद टूल्स आते हैं जिसको शक्ति चक्र कहते हैं। वो शक्ति चक्र को जब कंपास से अपने डायरेक्शन पता लगा ली, फिर उसके बाद वो 16 जोन में कैसे डिवाइड करते हैं। गेट बनाना है तो गेट के लिए 32 डायरेक्शन में कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये तो मैं आपको सॉफ्टवेयर पे भी समझाऊंगा, मैनुअली कैसे करते हैं वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये तो मैं बताऊंगा, आप इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो मेरा काम, ये मेरा काम है आपको सिखाना। ओके, अगर आप जानते होते तो फिर आप सीखने क्यों आते, आप तो इसलिए सीख रहे हो ना, जानते नहीं हो। तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि ये सारी चीजें तो हम आपको सिखाएंगे। मैंने हमारे पास कोई यंत्र रहेगा जिससे ऑटोमेटिक वो बता देगा कि कौन सा डायरेक्शन मैंने आपको जोन है। कंपास, आपको कंपास चाहिए, एक कंपास। ओके, कंपास 500-700 रुपए का आता है, 300 रुपए का भी आता है। तो आपको बेसिकली एक कंपास चाहिए, और एक शक्ति चक्र होता है वो 500-600 रुपए का आता है। तो बस आपको 900 रुपए की 2 चीज चाहिए। अच्छा, ओके, और उसके अलावा पेंसिल, रबड़, छोटी छोटी चीजें, तो इससे आप पूरा नक्शा बना सकते हो। ओके, अच्छा, हाँ हाँ जी, और किस, हाँ जी, कौन सा कंपास लाना है उसका जरा फोटो भेजेंगे ताकि हम लोग मार्केट से ला सके। देखो ये तो जब मैं फर्स्ट वाली क्लास लूंगा ना आपकी, तो मैं आपको पूरा सारी चीजों की फोटो भेजूंगा, लिंक भेजूंगा कहाँ से खरीदना है, आपको 2-4 जगह सजेस्ट कर दूंगा, वेबसाइट भी बता दूंगा। क्योंकि कंपास भी 2-3 तरह के होते हैं। पिवटल कंपास होता है, वो 300 रुपए का आ जाता है। एक ऑयल कंपास होता है जिसको मिलिट्री वाले यूज करते हैं, वो 800-900 रुपए का आता है। तो आई विल टेल यू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपास। ओके, तो बेस्ड ऑन वंस बजट किसका कितना है वो लोग ले सकते हैं। फिर मोबाइल कंपास कैसे यूज करते हैं, आजकल मोबाइल के अंदर भी कंपास होता है। तो एवरीथिंग आई विल टेल यू, यू डोंट हैव टू वरी। ओके, कंपास ऑटोमेटिक सुई के जरिए दिखा देगा जोन ना सर? हाँ, वो सुई जो होती है उसकी वो नॉर्थ डायरेक्शन में, लाल वाली सुई हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रुकती है। तो वो डायरेक्शन कैसे लेनी है वो पूरा मैं विस्तार से बताऊंगा। ओके, अच्छा, समझ गया सर, समझ गया। आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। वास्तु सर आपका सॉफ्टवेयर में भी आप सिखा लेंगे? सॉफ्टवेयर पे इसको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर में लेना चाहता है, मैंने आपसे बात किया था। हाँ, सॉफ्टवेयर पे भी सिखाऊंगा, मैनुअली कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा, बार चार्ट कैसे बनाते हैं, एक्सेल शीट में कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा, दुनिया भर की रेमेडी बताऊंगा। तो ठीक है, तो मैं कल आप डिटेल सब ये ग्रुप में शेयर करेंगे तो मैं पेमेंट कर लूंगा। और कभी से चालू कर रहे हो?
ये 17th को चालू हो रहा है। ओके। आप मेरे साथ उसमें मैरिज वाले ग्रुप में हो ना प्रकाश जी? हाँ, तो मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप मुझे पर्सनली नंबर पे डाल दो, मैं आपको पेमेंट मैंने आपसे सॉफ्टवेयर का बात किया था, क्योंकि मैं बेसिक सब वास्तु कर चुका हूँ, तो खाली मेरे को अभी आपका जो डिटेल में चाहिए ना वो चाहिए। हाँ, नहीं, और आपका सॉफ्टवेयर अब आपने एक सेक्शन पे क्या होगा ना, मेरा जो वास्तु है वो इन टोटलिटी है। और किसी का क्वेश्चन है? और किसी का? स्मिता बोल रही थी। हाँ स्मिता जी, हाँ जी सर, इसमें जो पिरामिड वास्तु है सर, इसमें आप क्या पूरा डिटेल में कवर करेंगे? देखो, पिरामिडोलॉजी का अगर बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा, मतलब आप वास्तु में उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज तो नहीं सर, जैसे वो सब तो आता है कि किसी जोन को एक्सटेंड करने के लिए पिरामिड यूज करना है, जैसे आप एंट्रेंस के लिए बता रहे थे सर, कि एंट्रेंस के लिए भी। हाँ, एंट्रेंस के लिए बताऊंगा। यस, एंट्रेंस के लिए, टॉयलेट के लिए, जो मेजर चीजें हैं ना, किचन के लिए, या जैसे किसी अभी समझ लो पिरामिड का मेजर यूज हो जाएगा, या किसी ने बेसमेंट गलत डायरेक्शन में बन गया है, या मैंने आपको बताया ना साउथ वेस्ट से ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ से नीचा होना चाहिए। मान लो इट इज अदर वे राउंड, उसने नॉर्थ की तरफ से तो जो प्लॉट है वो थोड़ा हाई कर दिया, और इंक्लिनेशन उसका जो साउथ वेस्ट की तरफ है, तो वो एनर्जी कैसे बूस्ट अप करनी है, दैट आई विल टेल। ओके, तो पिरामिड का तो बहुत बहुत यूज है। ब्रह्म स्थान को कैसे चार्ज करते हैं, इसकी ग्रिड कैसे बनाते हैं, ओके, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है तो पिरामिड की वॉल बना के कैसे उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें शॉप्स वगैरह का भी आ जाएगा, इंडस्ट्रीज का? शॉप्स का आ जाएगा, ऑफिसेस का आ जाएगा। ओके, अच्छा, इंडस्ट्रीज का नहीं आएगा सर? इंडस्ट्री का नहीं आता, क्योंकि इंडस्ट्री का जो वास्तु की रेमेडी होती है वो देवता के हिसाब से होती हैं, कि टोबैको इंडस्ट्री के लिए ये देवता है, और ठीक है, या आयरन स्टील की फैक्ट्री है तो ये है, मैं ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है तो ये देवता को एनर्जाइज करना है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और उसमें 45 देवता के बारे में बहुत डिटेल में मैं बताता हूँ। ओके, तो वो कोर्स इस कोर्स के बाद होता है। हाँ, वो बहुत एडवांस कोर्स है, और वो लोग कराते हैं 5-5 लाख रुपया लेते हैं इस कोर्स का, इंडस्ट्रियल का। वो भी मैं आपको बहुत कम रेट में कराऊंगा इस कोर्स के बाद। ओके, तो अभी जो हम लोग करेंगे इसमें सर मेनली आपका रेजिडेंशियल वास्तु करेंगे सर? रेजिडेंशियल और कमर्शियल। मतलब कमर्शियल में तो सर फैक्ट्री भी आ गया है ना सर? कमर्शियल में ऑफिस वगैरह होते हैं ना, ऑफिस भी तो होते हैं, दुकान भी तो होती है, वो भी तो कमर्शियल है। सीधा सबकी फैक्ट्री थोड़ी होती है, ऑफिस भी तो होते हैं लोगों के। अच्छा, मतलब इसमें खाली इंडस्ट्रियल छोड़ के बाकी सब होगा ना? हाँ, जो इंडस्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, वो चीजें उनका, क्योंकि वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उसको वास्तु करने का उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। काफी पोर्शन तो इसी से आ जाएगा, पर जो देवताओं को कैसे लेना है और देवता को कैसे बैलेंस करना है वो थोड़ी सी अलग चीज है, इसलिए उसको इसमें क्लब नहीं किया जा सकता। अच्छा, वो कोर्स आप करवाते हैं सर? हाँ, वो वास्तु के बाद कराऊंगा, वो करीब दिसंबर में शुरू होगा। ओके, उस कोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, वो कोर्स हम करेंगे दिसंबर में। मेनली कंप्लीट वास्तु इसमें आ जाएगा, इंडस्ट्रीज को छोड़ के। जैसे लोग बोलते हैं कि इसके बाद और महावास्तु होगा, ये होगा, वो कुछ करने की जो नहीं, वो कुछ नहीं करना। यहाँ से करने के बाद आपको वैदिक वास्तु पूरा आ जाएगा, मेगा वास्तु है ना, ठीक है, और आपको ये मॉडर्न वास्तु, पिरामिड का बहुत बड़ा पोर्शन आ जाएगा। अब पिरामिड में कुछ चीजें होती हैं जिसको पायरा वास्तु कहते हैं, और वो न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, वो थोड़ा सा वो पोर्शन तो नहीं होगा, पर बिल्डिंग में वास्तु से कहाँ उपयोग करना है, जैसे मैंने बताया, बेसमेंट ठीक करना है, टॉयलेट को सही करना है, किचन को सही करना है, और कमरे के अंदर टॉयलेट बन गया तो क्या करना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा पिरामिड के बारे में। ओके सर, रेमेडी इज कंप्लीट, मतलब ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा सर, ये सिर्फ इंडस्ट्रीज रह जाएगी। देखो, इंडस्ट्री में आपको बताऊं, इंडस्ट्री करने वाले 2-3% वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, 98% सिर्फ घरों का, बिल्डिंग का, प्लॉट्स का। देखो, प्लॉट कवर हो जाएगा पूरा, मकान हो जाएगा, अपार्टमेंट हो जाएंगे, ऑफिस हो जाएंगे, 95% यही होता है। इंडस्ट्री वाले तो एक इक्के दुक्के वास्तु कंसल्टेंट है। ओके, हाँ जी। अच्छा सुनो, इंडस्ट्री में भी ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री को टच नहीं कर सकते, उसका भी 50-60% वास्तु आप इससे भी कर सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर भी तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी होता है ना। बिल्कुल सर।
तो वो सब तो आप कर दोगे, पर वो चीज जो होती है जैसे कि आयरन और स्टील फैक्ट्री है, तो उसके लिए कौन से देवता को मैं चार्ज करूं? हाँ जी जी जी, समझ पा कॉटन रही की हूँ। कॉटन इंडस्ट्री है, तो मैं कौन से देवताओं के ऊपर कार्य करूं? जी सर। वो चीज सिर्फ रह जाती है। तो इंडस्ट्री में भी यू कैन डू वास्तु 60 से 70%, बट बाकी 40 के लिए हमको देवताओं के बारे में और गहरी समझ होनी चाहिए। जी सर। तो ये पूरा कम इसको करके फायदा क्या है? इस कोर्स करने के बाद वन विल बिकम 100% प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट। उसको 10 जगह भटकना नहीं है, रेमेडी के लिए 10 जगह नहीं भटकना। आप किसी भी वास्तु वाले से मिल लो, उसके रेमेडी का कंप्लीट सेट नहीं होगा किसी के पास भी। मॉडर्न वाले को ये पता है कि मुझे ऐसे कलर की पट्टी लगा दूंगा, ऐसे एलिमेंट इस वाली शेप के ऑब्जेक्ट रख दूंगा, या ब्रास की स्ट्रिप लगा दूंगा। और अगर आप वैदिक के पास जाओगे तो उसको ये नहीं पता होता कि एलिमेंट कैसे बैलेंस करूं। वो कहेगा यंत्र ये वाला लगा दो, ये वाले मंत्रा पढ़ लो, ये कर दो। और पिरामिड वालों को इधर, तो आपको चारों का पूरी संपूर्ण समझ होगी। ओके ओके सर। हाँ, तो ये है इसमें। और किसी का क्वेश्चन है? हाँ सर, सॉफ्टवेयर इसका जो होगा वो सर आप प्रोवाइड करवाएंगे या हमें मार्केट से लेना होगा? इसके सॉफ्टवेयर है ही नहीं, और सॉफ्टवेयर तो मैं ही बना रहा हूँ इसका। तो वो इस महीने के एंड में रिलीज हो जाएगा या नेक्स्ट मंथ में आएगा। इसके जो बाकी के सॉफ्टवेयर है, वो अगर एक दो हैं भी तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। मेरा जो सॉफ्टवेयर आ रहा है उसके अंदर पूरा वैदिक है, मतलब एकाशिति पद भी कर सकते हो, ब्रह्म स्थान, ब्रह्मनाभि, मर्म स्थान, साथ ही साथ मॉडर्न वास्तु पूरा होता है उसके अंदर। 8 16 32 की ग्रिड बनती है, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट। तो ठीक है, तो सॉफ्टवेयर भी आई विल प्रोवाइड यू डोंट हैव टू वरी। नॉट ओनली दैट, मैं थोड़ा सा आपको उसकी एक्सपोजर भी दूंगा और आपको हैंड्स ऑन भी कराऊंगा। ओके यस सर। और किसी का क्वेश्चन है? तो अभी तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास, सबके पास मेरा फोन नंबर है। अगर मैं कहूँ तो मैं शेयर कर देता हूँ दोबारा। है सर। ठीक है, तो आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और ठीक है, 17th को कोर्स शुरू हो रहा है, तो आई थिंक इट्स ऑल फॉर द डे। तो कैन आई साइन ऑफ नाउ? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी, डेमो अटेंड करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एवरीबॉडी। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।